और कास्ट बहुत इट्स लाइक अ पासपोर्ट। पासपोर्ट का मतलब समझ गया, अनिवार्य होती है वो कास्ट। ऐसे स्कॉलर एंड्रे बेतले, एम एन श्रीनिवास, बहुत सारे समाजशास्त्री लोगों ने डिस्कस किया कि कास्ट किस हद तक इंडिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। अब हमें कास्ट और पॉलिटिक्स दो नजरिए से देखनी है। एक अगर क्वेश्चन आ जाए चेंजेस इन कास्ट सिस्टम, तो हम कास्ट और पॉलिटिक्स की डिबेट कैसे शॉर्ट में लिखें, और एक सपोज प्योर क्वेश्चन ही इसी पे आ जाए, कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, इवन दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। सो लेट्स सी कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच में रिलेशनशिप क्या थी एंड हाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द चेंजेस ऑफ रिलेशनशिप टुक प्लेस इन इंडियन सोसाइटी। अगर पहले की रिलेशनशिप देखें कास्ट और पॉलिटिक्स में, तो ये बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश था कि कास्ट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द एंशिएंट टाइम्स कहीं ना कहीं कास्ट से कोई ना कोई रिलेशनशिप रखती थी। इनफैक्ट आप एंशिएंट इंडिया में जब जाते हो तो पावर क्षत्रिय के पास हुआ करता था, लेकिन उस राज्य के अंदर एक राजगुरु भी हुआ करते थे और क्षत्रिय ब्राह्मण्स के पांव पड़ा करते थे वो एंशिएंट ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो ब्राह्मण्स का स्ट्रॉन्ग पावर रहा एंशिएंट इंडिया के अंदर। और पॉलिटिक्स से नहीं, थोड़ा सा रूट कॉज पे चलते हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। ठीक है, नाउ द पॉइंट रिमेंस इज दिस। पहले कास्ट की रिलेशनशिप ऐसी थी कि कास्ट डिटरमाइन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट योर पावर। जितनी आपकी कास्ट हाई थी उतना आपका पावर हाई हुआ करता था। तो अल्टीमेटली वर्ना सिस्टम के अंदर ब्राह्मण्स का सबसे हाईएस्ट पोस्टिंग था, पोस्टिंग इन द सेंस हाईएस्ट पोजीशन था, और उसके कारण उनका पावर सबसे हाई हुआ करता था, व्हिच कैन बी ऑफन सीन दैट कि बहुत सारी सैक्रिफाइसेस ब्राह्मण्स, सैक्रिफाइसेस बिना ब्राह्मण्स के हो नहीं सकती थी, और वो ब्राह्मण सैक्रिफाइस करवाते थे, और दो सैक्रिफाइसेस लार्जली डिटरमाइन द स्प्रेड ऑफ द रीजनल किंग्स पावर। तो अश्वमेध सैक्रिफाइस आपने सुनी होगी, राजसूय सैक्रिफाइस, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सैक्रिफाइस हुआ करती थी। ठीक है, तो कास्ट इनिशियली होता ये था कि जितनी ज्यादा प्योरिटी थी, जितनी ज्यादा हायर पोजीशन थी आपकी, उतनी ज्यादा पावर हुआ करती थी कास्ट में। अब धीरे धीरे चीजें बदली, समय बदला, और फाइनली हम 47 में आते हैं जहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। धीरे धीरे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन शेप लेता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने एब्सोल्युटली बैन कर दिया अंडर आर्टिकल 17 द अनटचेबिलिटीज प्रेजेंट इन द कास्ट सिस्टम। जो छूत अछूत की प्रैक्टिसेस थी उसे बंद कर दिया, इलीगलाइज कर दिया, पनिशेबल ऑफेंस बना दिया। अब यहां से चालू होती है डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर। अब जब सिस्टम डेमोक्रेटिक हो जाता है, लेट्स अज्यूम नॉर्थ कोरिया के अंदर किसी को फर्क पड़ेगा क्या कि लोग क्या सोचते हैं, उससे क्या जो किम है उनके पावर को इंपैक्ट पड़ेगी? कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगी शायद। लेकिन इंडिया के अंदर लोग क्या सोचते हैं, उससे जितने पावर होल्डर्स, मिनिस्टर्स या पीएम्स या सीएम्स है, सबको फर्क पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी के अंदर लोग डिटरमाइन करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने नेता डिटरमाइन करते हैं खुद लोग। जब पावर आ गया हाथ में लोगों के, एक पर्सनल पावर से मास पावर आ गया, बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी व्हिच वी एस्टैब्लिश्ड। उस डेमोक्रेसी के एस्टैब्लिश होने के कारण इस कास्ट और पावर के इक्वेशन में काफी चेंजेस आ गए। तो सपोज मैं ये पूछूं दैट व्हाट आर द फैक्टर व्हिच लेड टू द चेंज इन कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पावर, सॉरी, द वेरी डेमोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया लेड टू चेंज इन कास्ट और पावर की रिलेशनशिप्स। डेमोक्रेसी आते ही कास्ट और पावर की रिलेशनशिप चेंज होने लगी, क्योंकि डेमोक्रेसी ने अब लोगों के हाथ में पावर दे दिया था, उन्हें अपने नेता चूज करने का अधिकार मिला था। और यहां से शुरू होती है कास्ट की चेंज, कास्ट और पावर की इक्वेशंस। अब इस कास्ट और पावर की इक्वेशन में दो चेंजेस आई है। पहली चीज, पहले के जमाने में सिर्फ कास्ट डिटरमाइन करती थी आपका पावर। इनफैक्ट सिर्फ पावर ही नहीं, कास्ट डिटरमाइन करती थी आपकी एजुकेशन, कास्ट डिटरमाइन करती थी आपकी मैरिज, कास्ट डिटरमाइन करती थी आपकी ऑक्यूपेशन। Therefore, the central feature of पूरी की पूरी सेंट्रल फीचर जो पूरा का पूरा ट्रेडिशनल सोसाइटी का था, वो कास्ट, हर चीज कहीं ना कहीं कास्ट से जुड़ जाती थी। अब 47 के बाद में जब डेमोक्रेसी हो जाती है, इंडिया बिकम्स अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो होता यह है कि कास्ट एग्जिस्ट करता रहा। कास्ट के साथ साथ अब और भी चीजें थी जो पावर को इन्फ्लुएंस कर रही थी। तो फर्स्ट चेंज बता दे रहा हूं। द फर्स्ट चेंज व्हिच हैव टेकन प्लेस इन कास्ट एंड पावर इज, अनलाइक अर्लियर, पहले इंग्लिश में बोल दे रहा हूं फिर हिंदी में बोल दूंगा, अनलाइक अर्लियर टाइम्स व्हेन कास्ट डिटरमाइंड पावर, टुडे बिसाइड कास्ट, क्लास, आइडियोलॉजी, नंबर्स, एथनिसिटी, रीजनल एस्पिरेशंस ऑल इक्वली डिटरमाइन पावर। तो पहले सिर्फ कास्ट से डिटरमाइन थी, आज कास्ट के साथ साथ और भी चीजें हैं जो आपके पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी चीजें हैं सर? कास्ट तो है ही, प्लस एथनिसिटी, रिलीजन, ट्राइबल आइडेंटिटीज, डेवलपमेंट, एक्सेट्रा। आज कास्ट के साथ साथ आपकी एथनिसिटी भी बहुत सारी क्षेत्र के अंदर आपकी आइडेंटिटी, आपका पावर डिटरमाइन करती है। फॉर एग्जांपल एथनिक आइडेंटिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन और टूल टू कैप्चर द पावर इन मेनी ऑफ द सदर्न इंडियन स्टेट्स। लैंग्वेज के बेसिस पे काफी हद तक पावर पॉलिटिक्स होती है वहां पे। आगे बढ़ते हैं, धर्म के बेसिस पे पूरी इंडिया के अंदर वी सी रिलीजन हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेल्पिंग द पीपल टू कैप्चर द पावर। तो जात के साथ साथ धर्म का भी उतना ही इंफ्लुएंस आज इंडिया के अंदर कि पावर कैप्चर करने के लिए नॉट जस्ट कास्ट इज पासपोर्ट, टुडे वी हैव मल्टीपल पासपोर्ट्स टू पॉलिटिक्स, अगर आपको वैसे फ्रेज करना है ये। रिलीजन के साथ साथ, इनफैक्ट रिलीजन के अंदर तो मैं आपको नीरा चंदोक का स्टेटमेंट देता हूं। नीरा चंदोक की एक किताब है कॉन्टेम्पररी इंडिया, ठीक। उस कॉन्टेम्पररी इंडिया ने नीरा चंदोक लिखती है कि 1980 से द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया हैज बीन प्लेड ऑन 3 एम्स, कि 1980 के बाद में इंडिया की पॉलिटिक्स में 3 चीजें हमेशा इन्फ्लुएंशियल रही, मंडल, मंदिर, मस्जिद। 3M याद रखना, आराम से लिखना, हंसते गाते लिखना पेपर के अंदर कि हमने, और ये तीनों क्या है, एक तो रिलीजन है और एक कास्ट। मंडल इज मतलब रिजर्वेशन, जो ओबीसी की रिजर्वेशन की बात कर रहे थे या 27% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे थे। तो इंडिया में कास्ट रिलीजन दोनों इक्वली एम्फसाइज कर रहे थे फॉर इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस। ट्राइबल आइडेंटिटीज अगर आप जाओ तो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है, इसका बहुत जीता जाता एग्जांपल है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में गारो, खासी, जयंतियास, दे आर स्ट्रांगली कनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्राइबल आइडेंटिटीज, और वहां की पॉलिटिक्स ट्राइबल आइडेंटिटी पे चल रही है, जात के बेसिस पे नहीं चल रही है। और डेवलपमेंट स्टिल प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल। आज धीरे धीरे इंडिया देखोगे तो
पहले बोला जाता था वी डू नॉट कास्ट आवर वोट, वी वोट आवर कास्ट। ऐसे बोलते थे पहले कि हम वोट कास्ट नहीं करते हैं, अपनी कास्ट को वोट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इंडिया में एजुकेशन बढ़ी, धीरे धीरे सिस्टम चेंज हुआ, तो डेमोक्रेसी के कारण डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया। मेनी टाइम्स द पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टेड वोटिंग टू दोस पीपल हु लार्जली बॉट डेवलपमेंट इन द इंडियन सोसाइटी, कि उन्होंने जिन जिन लोगों ने डेवलपमेंट किया है उनको वोट मिला है, जुमलाबाजी को वोट नहीं मिला है सच। लेकिन ये बहुत मिनिमम लेवल पे चलता है। इसका एक बहुत अच्छा सा ईपीडब्ल्यू ने एनालिसिस किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार इलेक्शन। जब बिहार मतलब लास्ट बिहार इलेक्शन जब हुए थे, उन्होंने एनालिसिस में बताया कि नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने जो लिकर बैन किया था उससे उन्हें बहुत पॉलिटिकल बेनिफिट हुआ, कि ये पता चला कि बिहार के अंदर वुमेन्स ने एन मास नीतीश कुमार को सपोर्ट कर दिया, और बहुत स्ट्रांगली वुमेन सपोर्ट के कारण, आई मीन द पर्सन हु वाज नोवेयर व्हेन कंपेयर्ड टू द बीजेपी एंड आरजेडी, उन्होंने स्ट्रांग और अच्छी वोट प्राप्त कर ली। इनफैक्ट पूरा इक्वेशन चेंज कर दिया। तो इनफैक्ट इन वुमेन्स ने किसको वोट किया? वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स जो कहीं ना कहीं उनकी पोजीशंस को बेहतर कर रहे थे। बिकॉज लिकर को जब बैन किया तो ये हुआ कि बहुत सारा वुमेन वायलेंस कम हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज कम हुई, अल्कोहलिज्म कम हुआ। अल्कोहलिज्म टेक्निकली एक सोशल प्रॉब्लम है, और इसके कारण कहीं ना कहीं वुमेन ने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया। दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, कि डेवलपमेंट के नाम पे भी पावर मिलता है, सिर्फ जात के नाम पे पावर नहीं मिलता है। साथ ही साथ में और भी आपके लोकल एरियाज में कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई रीजन हो सकता है, कोई डैम हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट हो सकता है। तो पहली चेंज जो कास्ट में आई है वो ये, सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स डिसाइड कर रहा था, पावर डिसाइड कर रहा था पहले के टाइम पे। आज कास्ट के साथ साथ मल्टीपल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं पावर को। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरे नहीं, ये नाम नहीं लिखना नीतीश कुमार, बीजेपी, आरजेडी, आपको लिखना कैसे वो बता दे रहा हूं। डेवलपमेंट जैसे आप पॉइंट लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल द लिकर बैन इन बिहार लेड टू एन मास वुमेन सपोर्ट टू द पॉलिटिकल पार्टी। आपको नाम नहीं लिखना किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो प्लीज मेक श्योर इधर आप एग्जांपल लिखोगे। फॉर एग्जांपल लिकर बैन हैज हेल्प्ड इन लिकर बैन हैव लार्जली लेड टू स्ट्रांग वुमेन सपोर्ट टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे लिखना उस चीज को पूरा, ठीक है। उधर जाके आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस मत लिखना यार, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मैटर। इससे आगे चलें। पहली चेंज हमें समझ में, सिर्फ जात के ऊपर आज सिर्फ इलेक्शंस नहीं लड़े जा सकते, उसके साथ साथ कुछ काम, कुछ एथनिसिटी, कुछ ट्राइबल आइडेंटिटीज है, दूसरे एस्पेक्ट पे दिखता है। बट इसका क्या मतलब है? क्या कास्ट खत्म हो गई? नहीं, खत्म नहीं हुई। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बी आर अम्बेडकर साहब का अंडरस्टैंडिंग था, शायद अभी तक फुली नहीं हुआ इंडिया में। दूसरी चेंज जो आई, कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, बट द नेचर ऑफ कास्ट इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स इज वे डिफरेंट। कैसे? पहले होता यह था कि सबसे प्योर कास्ट, अपर कास्ट ही पूरा का पूरा पॉलिटिक्स कंट्रोल करती थी। लेकिन आज के टाइम पे यह देखा गया, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ वेरियस सोशल मूवमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ द लीगल राइट्स प्रोवाइडेड टू द लोअर कास्ट, hitherto excluded कास्ट, इवन द लोअर कास्ट इज स्ट्रांगली डोमिनेटिंग इन पॉलिटिक्स। तो पहले कास्ट अपर कास्ट ही डोमिनेट करती थी पावर के अंदर, आज अपर कास्ट के साथ साथ लोअर कास्ट भी स्ट्रांगली डोमिनेट कर रही है पॉलिटिकल पावर के लिए। पहले वो कॉम्पिटिटर ही नहीं थे, दे वर नॉट इवन अलाउड, आज वो इक्वल कॉम्पिटिटर्स है। इनफैक्ट आज लोअर कास्ट भी स्ट्रांगली उतना ही पॉलिटिकल पावर को इन्फ्लुएंस करने में सक्षम है जितना शायद अपर कास्ट है। और इनफैक्ट और ज्यादा ब्रॉडली समझना है तो लोअर कास्ट ज्यादा इजीली पावर कैप्चर कर रही है आज। क्यों? एक सिंपल सी रीजन है, अपर कास्ट के अंदर वो यूनिटी नहीं है जो शायद लोअर कास्ट के अंदर है। क्यों? अपर कास्ट बहुत सारी सब कास्ट में डिवाइडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप देखो, रेडीज और कामास डिवाइडेड है। वैसे ही आप देखोगे तो जाट, गुर्जर, अहीर, राजपूत, पटेल्स, ये जो कास्ट है पर वो अपने आप में बहुत सब कास्ट में डिवाइडेड हो गया। और इसके कारण क्या हुआ? इनका पावर कम हो गया व्हेन कंपेयर्ड टू द लोअर कास्ट जो उधर दूसरी तरफ यूनाइट हो गई थी। वो नंबर का गेम नहीं है गाइस, एक चीज अच्छे से समझना, नंबर दोनों के बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट अपर कास्ट के ज्यादा नंबर स्ट्रांग है, लेकिन वो डिवाइडेड है। नंबर्स यादव डिवाइडेड है, या फिर ठाकुर डिवाइडेड है, या फिर ब्राह्मण्स डिवाइडेड है, या फिर जो भी एक पर्टिकुलर कास्ट है वो डिवाइडेड खड़ी है, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही है। अब इसके कारण क्या हुआ? ये लोअर कास्ट और दूसरी तरफ क्या हुआ? लोअर कास्ट यूनाइट कर गई। कैसे कर गई? बहुत सारी लोअर कास्ट लीडरशिप डेवलप हो गई, बहुत सारी लोअर कास्ट पार्टीज डेवलप हो गई जो इन सबको यूनाइट कर रही थी। फॉर एग्जांपल कांशीराम देखोगे 1930s के अंदर उन्होंने रोटी और बेटी का कांसेप्ट दिया था कास्ट के अंदर। उससे पहले अंबेडकर सर ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से लोअर कास्ट को यूनाइट किया। उससे पहले ज्योतिराव फुले and many others largely brought lower caste together। और आज भी आप देखोगे बहुत सारी लोअर कास्ट डोमिनेटेड पार्टीज भी है जो स्ट्रांगली यूनाइट करके रखती है लोअर कास्ट को। तो व्हाट वी सी इज नॉट जस्ट द अपर कास्ट टुडे इज डोमिनेटिंग विद इन द कास्ट इन पावर, द लोअर कास्ट इज इक्वली बिकमिंग डोमिनेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिकल पावर। तो ये दो चेंज प्लीज याद अच्छे से रखना कि कास्ट आज भी बहुत स्ट्रांगली पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन जितनी स्ट्रांग पहले किया करती थी शायद उतनी नहीं है। रीजन बीइंग कॉम्पिटिटर्स है कास्ट के आज। और भी एस्पेक्ट्स के अंदर आज पॉलिटिक्स खेली जा रही है। कहीं डेवलपमेंट के नाम पे वोट हो रहा है तो कहीं ट्राइब के नाम पे वोट हो रहा है, कहीं एथनिसिटी के नाम पे हो सकता है तो कहीं पॉलिसीज के नाम पे हो सकता है, कहीं लीडरशिप के नाम पे वोट हो सकता है। और दूसरी तरफ इस कास्ट में भी जहां जहां पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वहां पे भी डिवाइड है, अपर कास्ट भी कर रहा है, लोअर कास्ट भी कर रहा है। एवरीबॉडी क्लियर गाइस? Okay, so this was the last change in caste system which we had to discuss. The change in the caste and political equations. पहले भी caste politics में strongly थी, आज भी है, but कुछ changes है इसके अंदर। ये दो specific important change है। I think this would suffice as far as your Indian society discussion is concerned. फिर भी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट का स्टेटमेंट दे देता हूं बाय चांस, और ये फेमस है, इनका तो नाम के साथ भी आप लिख सकते हो क्योंकि बहुत सारे जनरल न्यूज़पेपर्स में भी इनको डिस्कस किया गया है। रजनी कोठारी का स्टेटमेंट है। रजनी कोठारी ये बोलते हैं, ही है शी नहीं है, रजनी से वो कंफ्यूज मत कर लेना कि लेडी है, इट्स अ मेल। रजनी कोठारी ने ये स्टेटमेंट दिया है, कास्ट नीड्स पॉलिटिक्स एज मच एज पॉलिटिक्स नीड्स कास्ट। कास्ट को भी पॉलिटिक्स की उतनी ही जरूरत है जितनी पॉलिटिक्स को कास्ट की जरूरत है। कैन एनीबडी एक्सप्लेन दिस? सिंपल से बताता हूं, ये स्टेटमेंट कभी क्वेश्चन बन जाए आपके पेपर में तो आपको सिंपल से समझा दे रहा हूं। कास्ट नीड्स पॉलिटिक्स, क्यों? बिकॉज विदाउट पॉलिटिक्स कास्ट कैन नॉट एग्जिस्ट। कास्ट को एग्जिस्ट करने के लिए पॉलिटिक्स चाहिए, क्योंकि आज कास्ट इज नॉट ए स्ट्रक्चर, कास्ट इज आइडेंटिटी। तो इस कास्ट को जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टेंटली इसको कॉन्शियसनेस में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, और उसके लिए पॉलिटिक्स चाहिए। तो कास्ट सर्वाइव नहीं करेगी पॉलिटिक्स के बगैर, और पॉलिटिक्स नीड्स कास्ट, क्यों? इन ऑर्डर टू कैप्चर द पावर। इंडिया में जैसे मैंने बोला, कास्ट हैज बीन अ पासपोर्ट टू पॉलिटिक्स, जो लुई डुमो बोलते हैं।
कास्ट कहीं ना कहीं आपको पावर कैप्चर में बहुत आसानी से पावर कैप्चर करवा सकता है। तो रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, मे बी जनरल स्टडीज में कभी क्वेश्चन बने और नहीं भी बने तो इसका बहुत अच्छा कंक्लूजन होता है कास्ट और पॉलिटिक्स की इक्वेशंस का या क्वेश्चंस का, दैट द कास्ट नीड्स पॉलिटिक्स एज मच एज पॉलिटिक्स नीड्स कास्ट। सो दीस वर सम ऑफ द ब्रॉड चेंजेस व्हिच आई हाइलाइटेड एज फार एज द कास्ट सिस्टम इज कंसर्न्ड। अब एक छोटा सा सवाल है मेरा आप लोगों से, क्या कास्ट इंडिया में वैसी ही है जैसे हजारों साल पहले थी, या कास्ट इंडिया में वीक पड़ी है? क्या कास्ट वीक हुई है इंडिया में? इनफैक्ट 100% वीक हुई है। कैसे? एक तो कॉम्पिटिटर्स ही इतने हैं कि कहीं ना कहीं अब उनका पावर उस लेवल का नहीं है। और फ्रैंकली बताऊं, जब लॉज बने तो कहीं ना कहीं देयर इज अ टेंडेंसी कि आप के पास अपॉर्चुनिटी है अपनी पोजीशंस को एनहांस करना, असर्ट करना और इंप्रूव करना। कास्ट हैव सर्टेनली चेंज्ड इन कंपैरिजन टू द एंशिएंट प्रैक्टिसेस, एंड दिस चेंज इज क्लियरली एंड मोस्ट स्टार्कली, सबसे ज्यादा उग्र तरीके से ये चेंज दिखाई देती है सबसे बड़ी चेंज आपको दिखाई देगी इन द प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। हमने फीचर में देखा था कि कास्ट में बहुत वेरिएशंस है, लेकिन कहीं ना कुछ डिसेबिलिटीज हर जगह कास्ट में अटैच्ड है। वैसे ही ये अनटचेबिलिटी के अंदर स्ट्रॉन्ग चेंजेस आए हैं। क्या चेंज है? पहली चीज, पहले सीरियस तरीके से एक्सेप्टेबल थी, लोअर कास्ट सर झुका के एक्सेप्ट कर लेते थे, ये आज एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। टुडे द लोअर कास्ट डू नॉट एक्सेप्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। सेकंड चेंज, पहले एक ग्रुप फिनोमेना हुआ करता था, कोई एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, घनश्याम शाह लिखते हैं नदार्स और नैयर्स के साथ क्या क्या टाइप की डिस्क्रिमिनेशन हुआ करती थी। कोई भी पर्टिकुलर कास्ट से अगर बिलोंग करते हो तो वो पूरी कास्ट जो है उस अनटचेबिलिटी का शिकार होती थी, एंटायर ग्रुप ऑफ दैट पीपल बिलोंगिंग टू दैट कास्ट। आज के टाइम पे ग्रुप डेफिनेटली कहीं ना कहीं हिडन तरीके से प्रैक्टिसेस चल रही है, बट मोर और लेस ये एक इंडिविजुअल फिनोमेना बन चुका है कि मोस्ट ऑफन द लोअर कास्ट कंप्लेन्स कि दे हैव बीन दे वुड हैव लार्जली बिकम अ विक्टिम ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, कि नहीं यार मुझे ये कास्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस का शिकार होना पड़ा। पूरा का पूरा ग्रुप नहीं हो रहा है, कुछ कुछ इंडिविजुअल्स कभी-कभी किसी प्रैक्टिसेस इंडिविजुअल्स शिकार होते हैं। इनफैक्ट आप में से हैव एनीबॉडी बीन अ विक्टिम ऑफ एनी फॉर्म ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस, कि आपको ऐसा फील हुआ कि देखो सर ये मेरे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुई? रोहित वेमुला केस हैज बीन वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग केस इन इंडिया, जहां पे एक पीएचडी स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली थी इनफैक्ट, क्योंकि और उन्होंने लेटर में ये भी लिखा था कि मुझे बिकॉज ऑफ बीइंग अ दलित मेरे को डिस्क्रिमिनेट किया गया था। तो इनफैक्ट सुसाइड भी हुई, काफी इशू भी आया बड़ा, और वापस अभी आया था ये इशू थोड़े टाइम पहले। इनफैक्ट दलित आईआईटी में भी एक स्टूडेंट ने बॉम्बे आईआईटी में भी एक दलित स्टूडेंट ने एक सुसाइड का केस आया था थोड़े टाइम पहले। ग्रुप फिनोमेना से इंडिविजुअल फिनोमेना, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि कैसे आई मीन यस दे हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इट, और शायद आसपास आप देखोगे अब जो बोलूंगा उससे शायद डेफिनेटली आपको पता चलेगा क्या विक्टिमाइजेशन होती है। ग्रुप फिनोमेना से आज कुछ कुछ दलित जो है शिकार होते हैं, सारे के सारे दलित आज शिकार नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज, कंटिन्यूअस डिस्क्रिमिनेशन थी, हर वक्त आपको उस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता था। आज के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशंस आर मोर एपिसोडिक, कभी कभार आप सडनली किसी भी एक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो जाते हो, कंटिन्यूअस आप उस पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं हो रहे हो। सडनली आपने किसी एक सर्कमस्टेंसेस में यू फेल्ट दैट समबडी डिस्क्रिमिनेटेड विद यू, और वैसे आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशंस का यू नो यू आर नॉट बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। दिस इज कॉल्ड एज एपिसोडिक डिस्क्रिमिनेशंस। कभी कभार इधर उधर कुछ इंसिडेंट्स हो जाता है। एंड द लास्ट वन, एक्सट्रीम नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस थी। पहले जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस थी वो एक्सट्रीम थी, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कैसे सनराइज के बाद में उन्हें बाहर निकलना अलाउड नहीं था। द लोअर कास्ट वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू कवर द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी इन द किंगडम ऑफ ट्रावनकोर। किस तरीके से शायद अर्थन पॉट लगाना पड़ता था, या फिर कुछ स्टेप्स का डिस्टेंस में 17 स्टेप का डिस्टेंस मेंटेन करना था। एक्सट्रीम लेवल की डिस्क्रिमिनेशंस थी। आज के टाइम पे नैनो डिस्क्रिमिनेशंस है। द नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस हैव आल्सो चेंज्ड। अर्लियर इट वाज वेरी एक्सट्रीम इन नेचर, हैरेसिंग इन नेचर। टुडे दीस डिस्क्रिमिनेशंस आर वेरी नैनो। नैनो मतलब छोटे छोटे फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशंस मिलेगी। जैसे ये कॉन्सेप्ट दिया गया था घनश्याम शाह से, अनटचेबिलिटी पे पूरी की पूरी किताब लिखी है उन्होंने। अब ये बोलते हैं नैनो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? सडनली आपको टोंट मार दिया, अरे तू तो रिजर्व कैटेगरी से है, आपका पूरा का पूरा कास्ट आपके सामने आ गया। नैनो डिस्क्रिमिनेशन मतलब छोटे फॉर्म में मिलेगी डिस्क्रिमिनेशंस, के सडनली आपको एक टोंट मार दिया जाए सिलेक्शन के बाद में, अरे रिजर्व कैटेगरी है ये, आपको पूरा का पूरा एक सेकंड के लिए वो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर फील होगा। मतलब इनका मतलब क्या है? एक अलग तरीके से वो प्रेजेंट की गई है। सडनली आपको बोल दिया गया कि नहीं लोअर कास्ट के लोगों को पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है। एक छोटे छोटे फॉर्म्स में आपको ऐसे कुछ दिखेगी कि नॉर्मली रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट मोर ऑफन ये काफी फेस करते हैं अपने ही पीयर ग्रुप के अंदर, जहां पे नॉर्मल इंटरेक्शंस होते हैं। सडनली एक दिन बोल दिया जाता है यार तेरा क्या है, तुझे तो कोई भी कॉलेज मिल जाएगी, एंड तब आपको रियलाइज होता है कि आपकी कास्ट सडनली कहां पे बीच में आ गई उस फ्रेंडशिप के अंदर। दिस व्हाट एक्चुअली हैपेंस। ये है नैनो डिस्क्रिमिनेशंस। घनश्याम शाह की थियरी है इसके ऊपर, नैनो डिस्क्रिमिनेशंस, शोइंग कैसे एक्सट्रीम फॉर्म से एक ऐसे फॉर्म पे आ गई। ये क्यों आई आपको समझाता हूं। ऐसे टाइप की डिस्क्रिमिनेशंस प्रैक्टिस करना फिजिबल नहीं था। क्यों? लॉ बन चुके थे इसके अगेंस्ट, पनिशेबल ऑफेंस हो चुका था ये। एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के नीचे भी आपको पनिश किया जा सकता था। अब जब ये पनिश नहीं किया जा सकता और ये छोटी छोटी डिस्क्रिमिनेशंस आप एक्चुअली प्रूव नहीं कर पाओगे, तो लोगों ने फॉर्म से चेंज कर लिया डिस्क्रिमिनेशंस के। अब क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अनटचेबिलिटी के अंदर कितनी चेंजेस है? सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्पेक्ट which shows that the caste is not what it was is in the very nature of untouchability. Untouchability unfortunately इंडिया में आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अनटचेबिलिटी के फॉर्म्स बड़े अलग हैं आज when compared to before. Is this point clear to all of you? अब एक टॉपिक आता है कास्ट के अंदर। अच्छा, इंपैक्ट ये कर लेता हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि चेंज, व्हाट हैज बीन द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स।
अब इसकी इंपैक्ट क्या रही, कास्ट और पॉलिटिक्स के रिलेशनशिप की चेंज होने की इंपैक्ट क्या रही। बट मेरा मुद्दा ये इंपैक्ट चेंज की नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि रजनी कोठारी ने जो बोला कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कास्ट नीड्स पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नीड्स कास्ट। अगर कास्ट को हम पॉलिटिसाइज करते हैं तो क्या वो अच्छा होता है या खराब होता है? इज इट गुड और इज इट बैड? लेट्स अज्यूम दिस कि अगर कास्ट को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाता तो शायद कुछ ऐसे एस्पेक्ट आज होते जो शायद हम नहीं चाहेंगे। और क्योंकि कास्ट को पॉलिटिसाइज किया गया उसके कारण कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी आए। मैंने गुड और बैड दोनों लिखे हैं इधर। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट के दोनों पहलू रहे, कभी कभार इसने पॉजिटिव आउटकम्स रखा और कभी कभार नेगेटिव इंपैक्ट्स भी रही। अगर आप पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव स्पेसिफिकली रहा फॉर लोअर कास्ट। क्यों? बिकॉज जब कास्ट को पॉलिटिसाइज किया गया तो एटलीस्ट it was now possible for the lower caste to elect their representatives who can present their viewpoints, who can present their aspects. It provided voice to voiceless, to be very frank. अगर political parties lower caste based नहीं बनती, टेम्पल एंट्री मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी बोला जाता है हिस्ट्री में पढ़ते हो, उन्होंने बनाई थी, उन्होंने ये मूवमेंट चालू किया था। 1920 में ये मूवमेंट कन्वर्ट हो गया प्योरली पॉलिटिकल फॉर्म्स में, जब एक पार्टी का गठन हुआ डीएमके। 1920 के बाद में 1920 से स्टार्ट हो जाता है पॉलिटिसाइजेशन, द्राविड़ा मुनित्र कजगम। अब वैसे ही हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में एक बीएसपी पार्टी बनी, वैसे और भी आपके लोकल एरियाज में या फिर स्टेट्स के अंदर देखोगे कि कुछ शायद दलित सेंट्रिक या फिर पर्टिकुलर लोअर कास्ट सेंट्रिक पार्टीज हो सकती है, ट्राइबल सेंट्रिक भी हो सकती है फॉर दैट मैटर। कहीं ना कहीं ये पार्टीज कर क्या रही है, दे आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज लोअर कास्ट टू लार्जली गेट टू द पोजीशंस ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग। तो अगर ये मूवमेंट्स नहीं हुआ होते, यहाँ इस पॉलिटिकल पावर को नहीं स्प्रेड किया गया, तो शायद देयर वुड हैव बीन मोर डिस्क्रिमिनेशंस। अंबेडकर ने भी यही बोला था कि कैसे सिर्फ लिबरल एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। बी आर अंबेडकर सर क्लियरली सेड कि लेजिस्लेटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, इन मेजर्स पे काम करो, तब जाके लोअर कास्ट का इंप्रूवमेंट होगा, शोषण कम होगा। तो फर्स्ट वन इज इट प्रोवाइडेड वॉइस टू दोस पीपल मेकिंग इंक्रीजिंग देयर रिप्रेजेंटेशंस एंड व्हिच अल्टीमेटली लेड टू देयर सोशल एम्पावरमेंट। आज वो सिर्फ लोअर कास्ट नहीं है, वो एक प्रॉपर तरीके से अपनी आइडेंटिटी को असर्ट भी करता है। बट क्या कास्ट की पॉलिटिक्स सही मायने में पूरे देश के लिए बढ़िया है? इनफैक्ट कोई भी कंट्री में पॉलिटिक्स किसी भी आइडेंटिटी पे अगर हो रही है तो शायद वो डेमोक्रेसी का डिटोरिएशन है, चाहे वो कास्ट पे हो, एथनिसिटी पे हो, अमेरिका में रेस पे हो, या किसी लैंग्वेज पे हो, या किसी धर्म पे हो। कहीं ना कहीं जो उस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो एक एम्पावरिंग हो सकता है, बट कहीं ना कहीं दैट हैम्पर्स दैट प्लूरलिज्म। वो फैब्रिक जो प्लूरलिज्म का है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन होने लग जाती है सोसाइटी। बिसाइड द पॉजिटिव आउटकम्स व्हिच रिमेन्स मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड टू द लोअर कास्ट एज इट प्रोवाइडेड देम अपॉर्चुनिटीज टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, वी आल्सो सी दैट these organizations also had politicization of caste also had negative repercussions। कैसे? डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी सबसे पहले नंबर गेम बन गया। वोट बैंक पॉलिटिक्स का नाम सुना है? वोट बैंक पॉलिटिक्स का नाम सुना है? वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को आप सिर्फ यूज करते हो इन ऑर्डर टू लार्जली गेन द वोट बैंक्स, और उसके बाद उस आइडेंटिटी को भूल जाते हो। नथिंग एल्स, यू आर नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट इट। अब जब कभी भी कास्ट लेके आते हो तो डेमोक्रेसी सिर्फ नंबर का गेम बन जाता है, लीडिंग टू वोट बैंक पॉलिसीज, वोट बैंक ऑपरेशंस, वेयर सिर्फ लोगों को एक वोट समझा जाता है, ना कि लिटरली सिटीजन समझा जाता है। एंटी डेवलपमेंट, और शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। जब भी कास्ट बेसिस पे आप पॉलिटिक्स खेलोगे या डेमोक्रेसी रहेगी तो डेवलपमेंट वुड बिकम द फर्स्ट विक्टिम। क्यों? जो भी डेवलपमेंट होगा वो नैरोली किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का हो रहा होगा, बाकी सारी जनजातियां जो है शायद सेकेंडरी सिटीजन बन जाती है। सो वन वेरी नेगेटिव इंपैक्ट जो पूरी इंडिया में रहा फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम और आज भी है, इज द एंटी डेवलपमेंट। कि कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हैव लार्जली लेड टू reduced, और फॉर एग्जांपल जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का स्लोगन है उसको यूज करके बताता हूं करंट कैसे यूज किया जाता है। द कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हैव हैम्पर्ड द सबका साथ एंड सबका विकास। हमारे लिए इंडिया में 1947 से लेके 2023 तक एक गोल रहा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी विच इज रूलिंग, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आईएनसी का 12th प्लान लो या मोदी गवर्नमेंट का सबका साथ सबका विकास लो, हर एक गवर्नमेंट का एटलीस्ट बुक्स पे ये मोटो रहा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट बहुत हैम्पर हो जाता है जब आप पॉलिटिसाइज करने लगते हो कास्ट को, बिकॉज एट द बेस्ट ये डेवलपमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू पर्टिकुलर कास्ट। तो इनफैक्ट मैं कई बार मेरे यूपी वाले स्टूडेंट से सुनता हूं या फिर यूपी वाले कलीग जो पोस्टेड है वहां पे उनसे भी सुनता हूं कि जब यादव आते हैं, इनफैक्ट आप में से कोई बिहार से हो अभी? अच्छा, बिहार से काफी लोग हैं। अभी जैसे नीतीश कुमार और आरजेडी का एक सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन चल ही रहा है, तो इनफैक्ट जस्ट 5-7 दिन पहले मैंने मेरे कलीग से डिस्कस किया, वो बोल रहे हैं यार फिर क्राइम बढ़ गए हैं। वो जेल का कोई एग्जांपल दे रहे थे, मुझे नहीं याद है, कि फिर वो जेल से किसी को पता नहीं कुछ इशू हुआ था शायद। तो काफी लोग पॉजिटिवली ये चीज मुझे बता रहे हैं, यस सर क्राइम बढ़ गया है। अब आप वहां पे रह रहे हो, आप शायद इससे ज्यादा वाकिफ हो, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि उस क्राइम में शायद यादव विक्टिम नहीं हो रहे होंगे ज्यादातर, बिकॉज मे बी कि हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट से एफिलिएशन हो जाता है। अच्छा, कोई बोल रहे हैं दे आर क्रिमिनल्स, ओके, मुझे भी पता नहीं भाई। अब ऐसे भी जनरलाइज मत करो यार कि पूरी की पूरी एक कौम क्रिमिनल हो जाती है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं हर किसी के अंदर, बट दिस इज नॉट द केस, ठीक है। एंटी डेवलपमेंट अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि एक पर्टिकुलर कास्ट को यूज करके डेवलपमेंट खत्म हो जाता है, बिकॉज सिर्फ वो कास्ट का डेवलपमेंट चल रहा होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम व्हेन यू ब्रिंग पॉलिटिक्स इन कास्ट, जो वो ब्रदरहुड रहता है ना कास्ट में, वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होने लग जाता है। आपने शायद, अगर आप में से कोई गांव में आज भी रहते हो तो देखते हो कि किस तरीके से जब पर्टिकुलर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है तो नॉर्मली गांव की लाइफ ऐसे मानी गई थी कि एक स्ट्रॉन्ग सॉलिडारिटी होती है, एक अच्छी सी इंटीग्रेशन होती है, जहां पे पहले नाम से आप जाने जाते हो, आपके डिसेंडेंट्स के नाम पे आपको जान लिया जाता है कि फलाने का पोता है, बेटा है, या ऐसा है। आज भी गांव में बहुत स्ट्रांगली ये मिलेगी आपको, इनफैक्ट चाहे किसी भी एक रीजन के गांव में रह रहे हो। जैसे ही कास्ट पॉलिटिक्स आती है, पूरा का पूरा गांव वो पूरा डिवाइड हो जाता है।
This caste politicization of caste have strongly fueled caste conflicts in Indian societies. Very often you see different forms of caste conflicts coming in the systems. दो बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें. मीनास हालांकि एक ट्राइब है राजस्थान में, शेड्यूल ट्राइब. गुर्जर्स का जो आंदोलन था कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, मीनास वर द फर्स्ट पीपल हु आर स्टैंडिंग अगेंस्ट इट. वो सबसे पहले उसके अगेंस्ट में खड़े थे. अब अगर एक दूसरी पर्टिकुलर, मान लिया ट्राइब का एग्जांपल है, ऐसे कास्ट में भी होता है, अगर वहां से एक और पर्टिकुलर चीज ट्राइब बन जाती है तो मेरी रिसोर्स के अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगी. अभी सिर्फ जो मीनास लेके कर रहे हैं रिसोर्सेज वो मुझे शेयर करने पड़ेंगे. एंड दिस बॉट बोथ ऑफ दीस पीपल इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स. इनफैक्ट अगर राजस्थान में थोड़ा सा देखोगे गूगल के ऊपर, जब ये आंदोलन चल रहा था तो रेल रोको, रोड रोको, और जो इनके लीडर्स थे उन्होंने बहुत चक्का जाम किया राजस्थान के अंदर. इकोनॉमी ठप होने तक आ गई, बसें जलाई गई, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हुए. इनफैक्ट ये जलाना और सब कुछ कम कब हुआ है? ये ऐसा हुआ था राजस्थान के अंदर गुर्जर आंदोलन के अंदर. ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना कब से कम होने लगा? कुछ सोच के देखना. जब से योगी जी आए उत्तर प्रदेश में, फंडा बदल गया. ये लॉ है ना, आप विश्वास नहीं करोगे, जो योगी जी ने किया है ना, सेकंड एआरसी ने रेकमेंड किया था. ये सोचो, नॉर्मली आपको लगता है सर ये पॉलिटिक्स है, ये कैसे लिखेंगे? सेकंड एआरसी की रेकमेंडेशन थी विद रिस्पेक्ट टू करप्शन कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को मिसयूज करते हुए या उसको हार्म पहुंचाते हुए पकड़ा जाता है तो उससे पैसा वसूलना चाहिए. और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट डिड द सेम थिंग ड्यूरिंग एनआरसी प्रोटेस्ट. दिस ब्रिंग्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. आई हैव मेड इट क्लियर. और जब तक पॉलिटिक्स रहेगी, कास्ट हमेशा रहेगी. तो वेरी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इज नॉट लेटिंग द कास्ट डाई. अब मैं समराइज करता हूं, ध्यान से सुनना. द कास्ट एंड पॉलिटिक्स have had a very strong relationship and affiliation since time immemorial. In the initial phase, it was the upper caste which determined and dominated in the politics. But over a period of time with the rise of democracy, the caste lost its hold over politics. Caste lost its hold over politics nowhere means that the caste is no more capable in influencing the politics of the society. It only means is the power of the caste in influencing the local politics reduced. The first changes, caste was competing with the multiple other factors. And the second important aspect which changed in caste and politics was even the lower caste getting dominant and changing the politics of society. Coupled with this, there is a debate whether the politicization of caste have led to positive or negative repercussions. There have certainly been some positive repercussions, but overall, when looked from the Indian society's perspective, the politicization of caste have yielded negative results. On one hand, it has enhanced the caste conflict. On the other hand, it has also largely made caste consciousness stronger. जो भी ये नोट्स लिख रहे हैं, मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका बहुत अच्छा सा एज इट इज वर्ड टू वर्ड प्रेजेंटेशन प्लीज स्टूडेंट को लिख के जरूर दें, ताकि एक फ्लो के अंदर उनके पास पूरी रिलेशनशिप रहे और कोई क्वेश्चन आता है तो दे कैन इजीली राइट दैट आंसर. प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप ये हैंड रिटन नोट्स लिख रहे हो. दिस वाज द इंपैक्ट ऑफ कास्ट. अब एक लास्ट स्टेटमेंट ऑन कास्ट. आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स सिर्फ इंडिया का फीचर है क्या? इधर एक स्कॉलर का स्टेटमेंट देता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को. टीवी बॉटमोर बोलते हैं, दो तीन स्टेटमेंट देता हूं अलग अलग स्कॉलर के, साइड में लिख के रख लो प्लीज अगर हो सकता है तो. पहले चलते हैं टीवी बॉटमोर क्या बोलता है. टीवी बॉटमोर बोलते हैं, एवरी डेमोक्रेसी फंक्शंस इन इट्स कॉन्टेक्स्ट. रिपीट कर रहा हूं, एवरी डेमोक्रेसी फंक्शंस इन इट्स कॉन्टेक्स्ट. स्पेलिंग बोर्ड पे लिख दूं? हाँ, ये कोट करना गाइस, ये स्टेटमेंट कोट करना जब कास्ट और पॉलिटिक्स का कोई क्वेश्चन आए. टीबी बॉटमोर बोलते हैं, एवरी डेमोक्रेसी फंक्शंस इन इट्स कॉन्टेक्स्ट. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज कास्ट. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन अमेरिका इज रेस. चाहे सोसाइटी में कितनी भी शिक्षा आ जाए, सिर्फ शिक्षा से कास्ट खत्म नहीं होगी. क्यों? प्यू रिसर्च 2017 एक रिसर्च है, द हिंदू से मैंने ये फैक्ट उठाया, ध्यान से सुनना. नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर शिक्षा आएगी तो कास्ट खत्म हो जाएगी. यस, कास्ट में बहुत स्ट्रांगली बदलाव आएंगे जो ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन क्या एजुकेशन नेसेसरीली क्या कास्ट को चेंज करेगी क्या? इसके लिए मैं एक रिसर्च कोट कर रहा हूं यहां पे, ध्यान से सुनना इस रिसर्च को. कास्ट के ऊपर नहीं है, लेकिन आपको इधर एजुकेशन का रोल समझ में आ जाएगा. प्यू रिसर्च 2017 बोलता है, एजुकेटेड व्हाइट्स इन अमेरिका इज मोर कॉन्शियस अबाउट देयर रेशियल आइडेंटिटी. मैं रिपीट कर रहा हूं, प्यू रिसर्च found out that educated whites in America are more conscious about their racial identities. मतलब जो whites ज्यादा educated थे वो अपने white supremacy के लिए ज्यादा conscious थे. अगर ये रिसर्च सही है और अगर इसको सही मान के चले, द हिंदू कोई भी रिसर्च शायद ऐसे नहीं पब्लिश करेगा, न्यूज़पेपर को तो मैं नहीं वेरीफाई कर सकता. अगर इस रिसर्च की बात सही निकलती है या सही मानी जाए तो एजुकेशन ने वहां पे रेस को खत्म नहीं किया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया रेस को. क्योंकि जो लोग व्हाइट एजुकेटेड हो रहे थे वो अपने डिफरेंशिएशन ज्यादा इजीली कर रहे थे, नहीं मैं तो व्हाइट हूं. तो अगर अमेरिका जैसी एजुकेटेड सोसाइटी में ये हो सकता है जहां पे एजुकेशन एक स्ट्रॉन्ग तरीके से स्प्रेड है, तो इंडिया में भी सर्टेनली कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो इसकी रहेगी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एजुकेशन कैन मेक योर कास्ट आइडेंटिटीज मोर स्ट्रॉन्गर. शायद आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे आपकी कास्ट आइडेंटिटीज. तो प्लीज मेक श्योर किसी भी क्षेत्र की डेमोक्रेसी उसके सर्कमस्टेंसेस से इन्फ्लुएंस होती है. अमेरिका में ये बोलते हैं रेस इन्फ्लुएंस कर रही है डेमोक्रेसी, इंडिया में है जो कास्ट इन्फ्लुएंस कर रही है डेमोक्रेसी. और अगर कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस हो रही है तो कास्ट एक ऐसी चीज है जो स्ट्रक्चर को तो खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो कास्टिस्ट आइडियोलॉजीज को खत्म नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो एक सोच है. तो क्या करना चाहिए अब? rather than having a goal to completely eradicate caste, at least we should, ध्यान से सुनना प्लीज, at least we should strive towards reducing those extreme form of inequalities. कास्ट को शायद खत्म करने के लिए हमारा गोल होना चाहिए, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होगा. ऐसे ही नहीं खत्म हो जाएगी जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी हजारों सालों से चलती आ रही है. उस गोल को एक लॉन्ग टर्म हमेशा विजन में रखना है हमें, लेकिन साथ साथ
एटलीस्ट हमें इमीडिएट लेवल पे ये ट्राई करना है कि जो एक्सट्रीम फॉर्म की जो वो इनइक्वालिटीज लाती है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लाती है, उन्हें रद्द कर दिया जाए, उन्हें खत्म कर दिया जाए। तो प्लीज मेक श्योर कभी आपको एनिलेशन ऑफ कास्ट आए। कास्ट एनिलेट क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज पॉलिटिक्स कास्ट में इतनी स्ट्रॉन्ग इंबाइब हो गई कि कास्ट कभी मर ही नहीं पाई, कास्ट का कभी एनिलेशन ही नहीं हो पाया, डेथ ही नहीं हो पाया। इज दिस एंटायर पॉइंट क्लियर? अब आते हैं आपके फेवरेट टाइप के इशू पे, रिजर्वेशन। आपका क्या ओपिनियन है रिजर्वेशन पे? कोई भी 3 बंदों को मैं ओपिनियन पूछूंगा, ठीक है? आप अपना ओपिनियन बताओ, फिर हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं साइंटिफिकली। एक नितेश, एक गजेंद्र, एक आकृति, 3 को मैंने अनम्यूट किया है। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? नितेश। हाँ नितेश, बताओ क्या आपका ओपिनियन है रिजर्वेशन? अब एक सेकंड, एक और सेकंड नितेश, मैं यहाँ पे कास्ट रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, वुमेन रिजर्वेशन नहीं और वो सारी रिजर्वेशन नहीं, ठीक है? बताओ आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है कास्ट रिजर्वेशन के ऊपर? रिजर्वेशन जो है ना, कास्ट की बजाय इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए। ओके, ठीक है, कि कास्ट को हटा के हम इकोनॉमिक के बेसिस पर रिजर्वेशन दे, फाइन। नेक्स्ट एक और, मैंने 2 बंदों को और अनम्यूट किया है, प्लीज इफ यू कैन से समथिंग। हेलो, गुड इवनिंग आकृति, बताओ। सर माय व्यू पॉइंट ऑन रिजर्वेशन इज सिर्फ रिजर्वेशन आई थिंक उसका एम था सर, वो कंप्लीट हो चुका है, बट सर वो उस सोसाइटी को बेनिफिट नहीं करा था जिसके लिए इनिशियली वो स्टार्ट किया गया था। तो सर मेरा भी मानना है कि इकोनॉमिक बेसिस जैसे हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन वाली कैटेगरी है, उसको बेस बनाते हुए सर उनके लिए पॉलिसी रिजर्व करनी चाहिए और इनकम बेसिस पे, ना कि सर वो कास्ट बेसिस पे लाइक एससी। ठीक है, मतलब आपने मुझे 3 पॉइंट बोले जो मैं सुन पाया। एक, इसका एम कंप्लीट हो चुका है और ये उनको बेनिफिट नहीं किया जिनके लिए मेंट था, तो फिर एम कैसे कंप्लीट हो गया? नो सर मैं बोल रही हूँ सर, एक एम उस सोसाइटी को तो कंप्लीट कर चुका है सर, जो आज सर जैसे हमारे एससी कास्ट है, पर सर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी और कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो वो इनकम्प्लीट नहीं कर पाए। सर एक सेक्शन तो उसको इतना कंप्लीट कर पाया कि उनकी आगे की 4-5 जनरेशन तक उनको बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा। सर उसमें कुछ कैटेगरी ऐसी है जो जिसकी 4 जनरेशन को भी बेनिफिट नहीं मिला है। परफेक्ट। तो कहीं ना कहीं आकृति, एक पॉइंट डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा नहीं लिखना, एम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पॉइंट से वैलिड आपका आंसर यहाँ पे, बिकॉज एम कंप्लीट होने का मतलब है कि हमने शेड्यूल कास्ट जिनके लिए रिजर्वेशन मेंट थी उनका एम्पावरमेंट कर दिया, उनके लिए काम किया। आपके खुद के सेकंड पॉइंट में कॉन्ट्रडिक्शन है आपके खुद के आंसर का। एम कंप्लीट हो गया लेकिन नॉट बेनिफिटेड द पीपल हु एक्चुअली, जब तक ये बेनिफिट नहीं होता एम कैसे कंप्लीट हो गया? टेक्निकली इज दिस, हो सकता है बोलना कुछ और चाह रहा है, मैंने कुछ और लिया है। द पॉइंट इज दिस, यस द बेनिफिट्स हैव नॉट रीच्ड टू द पीपल हु शुड मेनी टाइम्स हैव गॉट द बेनिफिट्स। इसके लिए आपने भी जो सॉल्यूशन दिया वो है इनकम अप्रोच, राइट? ठीक है, थर्ड पर्सन को मैंने अनम्यूट किया था, ठीक है, मैं एक और कर दे रहा हूं लास्ट। आकाश। हेलो सर, मैं इसके बारे में लाभ और हानि दोनों बताना चाहूंगा। अच्छा बताओ। सर गुलाम इसका यह है कि जो पिछड़ी जाति है उसे समाज में आगे बढ़ने का एक तरीके से मौका मिलता है, उसे अपॉर्चुनिटी में थोड़ी सी फायदा मिलता है, ज्यादा मिल जाती है जिस तरह से एससी एसटी को। परफेक्ट, ठीक है। और दूसरा, इसमें हम जो योजना बनाते हैं, सरकारी योजना बनाती है, तो उसमें भी फायदा हो जाता है इन्हें डेवलप करने के लिए। हाँ, तो एट द एंड आप इनका डेवलपमेंट हो रहा है, आई मीन अच्छा सा इनका डेवलपमेंट पॉसिबल है लोअर कास्ट का, ठीक है, एक पॉइंट समझ में आया। आगे और अभी बिल्कुल जरूरी है ये कास्ट सिस्टम, ये रिजर्वेशन सिस्टम, क्योंकि बहुत ज्यादा विलेज लेवल पर और अभी ट्राइबल लेवल पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, इसको ठीक कैसे किया जाए वो तो बताओ सर। मुझे हाँ, इसके लिए हमें ये कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिकली बेटर पोजीशन पे है, जो एससी है, मान लिया वो एससी है, वो आईएएस ऑफिसर बन चुका है, मतलब क्रीमी लेयर का कांसेप्ट ले आओ। जी बिल्कुल, उसे थोड़ा उस आरक्षण से वंचित कर सकते हैं, राइट, कि क्रीमी लेयर का एक कांसेप्ट लगाया जा सकता है जिनको ऑलरेडी जो कास्ट रिजर्व कैटेगरी में आती है लेकिन एक इकोनॉमिकली सुपीरियर पोजीशन है, वहां पे क्रीमी लेयर लगाओ। जैसे आपने ओबीसी में लगा रखा 8 लाख रुपए से ज्यादा अगर है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हो, राइट? ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, प्लीज म्यूट कर लेना। गाइस आई अंडरस्टैंड सबको कुछ आंसर करना था रिजर्वेशन के ऊपर, प्लीज अंडरस्टैंड, आप सबको तो मैं नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व कर पाऊंगा। अब इशू को अच्छे से समझते हैं। आप में से ही किसी 3 स्टूडेंट्स ने मुझे, गाइस म्यूट कर लेना प्लीज, आप में से ही किसी 3 स्टूडेंट्स ने मुझे 3 ओपिनियन दिए हैं। कुछ ने बताया है कि इस रिजर्वेशन से फायदे हुए, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है जो इससे बाहर है और पिछड़ा हुआ है, उसके एम्पावरमेंट के लिए कुछ इस तरीके से शायद रिजर्वेशन पॉलिसी आगे बढ़नी चाहिए। सेम सजेशन मुझे इनकम अप्रोच यहाँ पे भी मिला और इकोनॉमिक बेसिस यहाँ पे भी मिला। तीनों लोगों ने मुझे अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में बताऊं तो वन अप्रोच व्हिच दे हैव गिवन इज इकोनॉमिक बेसिस। मैं क्या इन तीनों बिहेवियर से क्लियरली ये चीज तो एक्सेप्ट कर लूं कि एटलीस्ट शायद अगर आप 3 सैंपल हो इस सारे स्टूडेंट्स में तो एटलीस्ट आप सब ये तो मानते हैं कि एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी में इश्यूज हैं। कैन आई से दिस? क्योंकि अगर मुझे आप सॉल्यूशंस दे रहे हो चीजों के तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, तभी मुझे आप सॉल्यूशन दे रहे हो। तो एटलीस्ट पूरी क्लास ये एक्सेप्ट करके चलती है कि अभी प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ ना कुछ रिजर्वेशन में। शायद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो पॉलिसी मेकिंग से निकल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो इंप्लीमेंटेशन पे हो सकती है, बट प्रॉब्लम जरूर है इस पूरी की पूरी पॉलिसी में, ठीक है? तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं कि एग्जैक्टली अभी इस पॉलिसी से शायद हम में से कोई भी एब्सोल्यूट सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से हो या जनरल कैटेगरी से, दोनों तरफ इश्यूज हैं इसके अंदर। रिजर्व कैटेगरी वाला भी खुश नहीं है, जनरल कैटेगरी वाला भी खुश नहीं है। क्लियर? कैन आई एक्सेप्ट दिस? मुझे एंटीवायरस लगवा लेना था यार मेरे सिस्टम के अंदर, वहां से कोई वायरस अटैक मत कर देना मेरे सिस्टम के ऊपर। सर रिजर्वेशन के अंदर एंटी कास्ट हो गए हैं। अब पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी आने का कारण क्या था। आपने फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटीज और डिस्क्रिमिनेशंस देखी है ना, जब मैंने फीचर्स ऑफ कास्ट समझाया था। कास्ट सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम्स थी जो थी अनटचेबिलिटी से रिलेटेड हमारी। इस अनटचेबिलिटी वाले पार्ट को टैकल करने के लिए रिफॉर्म स्टार्ट हुए इंडिया में। राजा राम मोहन के टाइम से लेके आप इनफैक्ट आज कॉन्टेम्पररी टाइम तक लो तो कोई ना कोई रिफॉर्म्स होते जा रहे हैं। इस रिफॉर्म्स के इनिशियल में जो तो डोमिनेटिंग पर्सपेक्टिव थे वो बताता हूं। एक था गांधी जी पर्सपेक्टिव और गांधीयन पर्सपेक्टिव, जहां पे ये गांधी जी ये मानते थे कि ये जो अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस हैं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था पे एब्सोल्युटली फेथ रखते थे कि वो यूनाइट करता है।
लेकिन ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, इसके सख्त खिलाफ थे वो। और आपको पता है हरिजन सेवक संघ, बहुत सारी चीजें उन्होंने की फॉर द वेलफेयर ऑफ डाउन ट्रोडन्स। अब गांधीयन पर्सपेक्टिव इस अनटचेबिलिटी को ठीक करने के लिए क्या था? चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट के हृदय परिवर्तन होना चाहिए। किसका चेंज ऑफ हार्ट? गाइस प्लीज म्यूट कर लो। Upper caste should change their behavior, their mindset, and they should largely recognize the issues faced by the people who were untouchables or downtrodden, या जिनको इन्होंने बोला हरिजन्स। हरिजन्स की प्रॉब्लम समझने के लिए अपर कास्ट को एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, जहां पे गांधी जी ने बहुत क्लियरली बोला हरिजन्स की प्रॉब्लम समझने के लिए अपर कास्ट को खुद के टॉयलेट्स क्लीन करने चाहिए। तब पता चलेगा कि किस तरीके से ये हरिजन कास्ट जो है कितनी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती है और इनकी डे टू डे लाइफ में कितने हर्डल्स आते हैं। तो ये बिहेवियरल अप्रोच है, जहां पे एक बिहेवियर चेंज करने का पर्सपेक्टिव गांधी जी ने दिया। यहां तक क्लियर? लेकिन इसके एक काउंटर ऑपोजिट में खड़ा होता है एक और पर्सपेक्टिव, बी आर अंबेडकर जी का। अब बी आर अंबेडकर जी खुद एक आइडेंटिटी देते हैं आपको दलित की। तो पहले शूद्र था, हरिजन बने और फिर दलित की आइडेंटिटी आई। दलित खुद दलित थे और स्ट्रॉन्ग मेहनत के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे ही लार्जली हेल्प्ड हिमसेल्फ टू बिकम मोर मोबाइल, असर्टिव, एंड ही यूनाइटेड ऑल द दलित्स। इवन टुडे ऑल द दलित्स आर यूनाइटेड ऑन द सिंबल ऑफ बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर मानते थे, इनका डिफरेंस था गांधी जी से, बोलते हैं कि ना ये राइट तरीका नहीं है चेंज करने का। एक्चुअली जो अनटचेबल, बी आर अंबेडकर के अंदर दो अप्रोच आते हैं, ध्यान से समझना। इनके दो फेज हैं लाइफ के। पहला रिफॉर्मिस्ट अप्रोच है इनका, लेकिन जब हिंदू कोड बिल फॉल कर गया तो ये थोड़े से रेडिकल हो जाते हैं और वो कन्वर्जन की बात करने लगते हैं कि नहीं, हिंदू सोसाइटी के अंदर उद्धार नहीं हो सकता, इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करना पड़ा। पहले लेकिन रिफॉर्मिस्ट था, जब ये रिफॉर्मिस्ट थे तो इन्होंने बोला कि सिर्फ लिबरल एटीट्यूड से चेंज नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं टॉप डाउन अप्रोच है। अब अपर कास्ट, आई मीन अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए अपर कास्ट को बोल रहे हो कि अपना हृदय परिवर्तन करो, लोअर कास्ट के वेलफेयर के लिए तो आप एट द एंड कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो ये बोलते हैं रियलिटी में अनटचेबिलिटी हटेगी बाय लार्जली एम्पावरिंग देम, एंड दैट एम्पावरमेंट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एंड सोशल, जहां पे पॉलिटिकल, एजुकेशनल, एवरी अदर एस्पेक्ट के लॉ बनाना पड़ेगा हमें इस अनटचेबिलिटी के प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। एवरीबडी विद मी टिल हियर कि दोनों अप्रोच अलग अलग चल रहे हैं। ये बॉटम अप अप्रोच है, ये टॉप डाउन अप्रोच है। आज के हिसाब से अगर आप सीरियसली कभी इस क्वेश्चन में फंस जाओ, 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, डिस्कस द बी आर अंबेडकर अप्रोच एंड गांधी जी's अप्रोच ऑन कास्ट एंड अनटचेबिलिटी, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन था। अगर आज कभी ये क्वेश्चन पूछ ले, दोनों में से रेलेवेंट कौन सा है, याद रखना, न सिर्फ लॉ से एम्पावरमेंट हो सकता है, क्योंकि लॉ तो बना, अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हुई अभी तक, और न सिर्फ हृदय परिवर्तन से एम्पावरमेंट हो सकता है। करना क्या है, तुम दोनों को कंबाइन कर देना। शॉर्ट टर्म के अंदर तुम्हें ये लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में तुम्हें ये पॉलिसी अपनानी है कि अपर कास्ट की मेंटालिटी भी चेंज हो टुवर्ड्स द पीपल हु आर डाउन ट्रोडन, अगर कभी आए। लेकिन फिलहाल हमारा मुद्दा ये नहीं है। अब जैसे ही उन्होंने ये सजेशन दिया, इधर से रेडिएट करता है रिजर्वेशन का पॉलिसी। सो डिड यू अंडरस्टैंड वेयर द रूट ऑफ रिजर्वेशन लाइज? B. R. Ambedkar advocated that the true change in the position of the Dalits can take place not by changing the heart, but rather than by taking concrete actions at the legal and social front. जहां पे where Ambedkar advocated law should be framed in order to empower the lower caste. Social aspects such as education and political recognition representation should be enhanced. ये B. R. Ambedkar का अप्रोच था कि लॉ बनाओ, रिजर्वेशन दो पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में। तो अब हुआ ये कि जब ये इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा एस्पेक्ट हमारे अंदर रह गया। आपको एक अच्छी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को। एक पीटी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। बी आर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। अब देखो कई लोग हैं यहाँ पे, बी आर अंबेडकर सपोर्टेड जिन्ना फॉर पाकिस्तान। देखो कहां से कहां आ जाते हो यार। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत स्ट्रांग थी, जो पर्टिकुलरली पूरा का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन का जिम्मेदारी मान सकते हो आप, ठीक है। बी आर अंबेडकर साहब इलेक्ट कहां से हुए थे? वाज ही पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? वाज ही पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? नो, ही वाज नॉट। रिपब्लिकन पार्टी अलग पार्टी थी उनकी, कांग्रेस के पार्ट नहीं थे, आईएनसी के पार्ट नहीं थे वो, जब देश इंडिपेंडेंट हुआ। अब अगर हम देखें, बी आर अंबेडकर साहब लॉ मिनिस्टर बने थे क्या फर्स्ट गवर्नमेंट के अंदर? कैसे बन गए? अरे बने थे यार, नो तो मत बोलो आप। बी आर अंबेडकर सर वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। अब जब वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने, कैसे बन गए? इलेक्शन तो आईएनसी ने जीता था। एक मिनट ध्यान से सोचना प्लीज, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊंगा मैं इधर। बी आर अंबेडकर साहब चुनाव खेलते हैं वेस्ट बंगाल से, जब वो बने मेंबर, बॉम्बे से नहीं जीते थे वो। क्यों? आईएनसी ने रेकमेंड किया कि बॉम्बे से मत खेलो आप चुनाव, बिकॉज देयर इज यू वुड हैव नो पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग दैट। मुझे याद नहीं आ रहा उन शख्स की पर्सनालिटी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके, ये 100% जीतेंगे यहाँ पे, आप यहाँ से खेलो इलेक्शन। और आईएनसी ने एडी चोटी का जोर लगा दिया बी आर अंबेडकर को जिताने के लिए वेस्ट बंगाल में, और वहां से बनने के बाद एक पर्सन जो आउटसाइड गवर्नमेंट है उनको मिनिस्टर बनाया गया 1951 में, लॉ मिनिस्टर। क्यों? काफी नॉलेजेबल पर्सन थे, ठीक है। तो नाउ द पॉइंट कम्स व्हाट इज कि बी आर अंबेडकर डिड नॉट बिलोंग टू आईएनसी, बट इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचर थी इनकी, मे बी बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप्स, मे बी बिकॉज ऑफ हिज ओन पर्सनालिटी, क्या रीजन रहा आई डोंट नो, इंटरनल फैक्टर्स। अब इसके कारण ये लॉ मिनिस्टर भी बने, और क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि लीगल मेजर्स लेने हैं, तो इंडिया में इंट्रोड्यूस होती है रिजर्वेशन। आई होप अब प्रॉपर तरीके से रूट समझ में आ गई है। यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा, बी आर अंबेडकर वाज इलेक्टेड फ्रॉम वेयर, महाराष्ट्र बॉम्बे मारते फिरोगे, सीधा सीधा -0.33, नो डाउट ऑन दैट। अब यहां से आती है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन तो समझ में आ गई क्यों आई। अब ये जब रिजर्वेशन आई तो रिजर्वेशन का गोल ये था कि कहीं ना कहीं दोस पीपल हु हैव बीन एक्सक्लूडेड, दे आर फेसिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। एज अ रिजल्ट एक पुश देना पड़ेगा उन्हें इन ऑर्डर टू compete with the people who are not
फेसिंग सच डिस्क्रिमिनेशंस, और वो पुश देने के लिए इन्होंने एक रिजर्वेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, वेयर द सीट्स वुड बी रिजर्व्ड। पॉलिटिक्स में भी है, एजुकेशन में भी है, जॉब्स में भी है। ठीक, अब यहां पे रिजर्वेशन को पुश दी, रिजर्वेशन वाज कंसीडर्ड एज अ डिवाइस व्हिच वुड लार्जली क्रिएट दैट would provide an added push to the people who are lacking resources। अब वो क्या होगा, जो यहाँ पे रिजर्वेशन के कारण वो थोड़ा बराबर में compete कर पाएगा, बिकॉज और बहुत सारे हर्डल्स फेस कर रहे हैं यहाँ पे लोग। तो रिजर्वेशन वाज लार्जली यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोवाइड सर्टेन एक्सेस टू द पीपल हु आर एक्सक्लूडेड। अब ये माना गया कि ये सिर्फ 10 ईयर्स तक रहेगी पॉलिसी, 10 साल तक हम ये रिजर्वेशन रखेंगे। ओरिजिनली आपने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कहीं ना कहीं द गोल वाज टू कीप द रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर 10 ईयर्स, ऐसा माना गया होगा। अब ये 10 ही ईयर्स क्यों चूज किया गया, 20 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़नी पड़ेगी, जिसके 9 वॉल्यूम्स है, जहां पे टोटल पेज जाएंगे सब समवेयर अराउंड 6000 के आसपास। 10 ईयर्स फिलहाल ये लेके चलते हैं। अब इनका शायद ये मानना था कि 10 ईयर्स में अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाएगा ऑफ द लोअर कास्ट, जब वो जॉब्स में आ जाएंगे, जब वो सारे एस्पेक्ट्स में आ जाएंगे। अब आपको एक रिजर्वेशन का पड़ा हुआ फैक्ट बताता हूं, अब मुझे एग्जैक्ट पॉइंट वाइज परसेंटेज नहीं याद है, 0.1 के आसपास टोटल रिप्रेजेंटेशन था 1951 में लोअर कास्ट का गवर्नमेंट सर्विसेज में, टोटल ABCD ग्रुप्स। 2011 के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन जो मैंने उस आर्टिकल में पढ़ा था, दैट रीच टू 11%, मतलब समवेयर अराउंड 60 से 70 साल में 10% पड़ा। और यहां पे इनिशियली अनुमान लगाया गया कि 10 साल में काफी एम्पावरमेंट हो जाएगा और उसके बाद में रिजर्वेशन को खारिज कर दिया जाएगा, बराबर पे कंपटीशन होगी। अब क्योंकि शायद ये 10 ईयर्स रिजर्वेशन एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाया चीजें, आप इसे एक्सटेंड करते चले गए। तो पहला मुद्दा समझ में आया कि रिजर्वेशन एक्सटेंड क्यों करते चले गए। अब वो पॉलिटिक्स एक और ऐड फैक्टर करना है तो आप कर सकते हो, पॉलिटिक्स प्लस ये फैक्ट कि एक रीजन ये रहा एक्सटेंड करने का, बिकॉज शायद वो ट्रू एनवी से जो हमने सोचा था डेवलपमेंट होगा, वो डेवलपमेंट हो नहीं पाया इसके अंदर, तो हम एक्सटेंड करते चले गए इसको हमेशा। क्यों? अब इस फैक्ट को दोनों तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। एक तरीके से देखें तो लगेगा अरे यार 60 से 70 साल में सिर्फ 11% का चेंज आया है, सिर्फ 11% लोअर कास्ट है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ रहे हैं। और अगर कोई पॉजिटिवली देखना चाहे तो ये भी है कि भैया शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ही लगभग अराउंड 14-15% के आसपास है, तो लगभग अगर 11% रिजर्वेशन है 0.1 से इस कुछ पे 0.1 नहीं थी शायद 1 पॉइंट समथिंग थी, आई एम सो सॉरी, मुझे फैक्ट देखना पड़ेगा। 10% की इंक्रीमेंट इज अ गुड अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इन 70 इयर्स, जो पहले शायद हजारों सालों में नहीं रही हमारी। जैसे चाहो वैसे तोड़ सकते हो इस फैक्ट को, बट अब आगे बढ़ते हैं। 10 साल एक्सटेंड करते गए बिकॉज शायद हमारा एडुकेट रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं। BR अम्बेडकर सर ने खुद बोला कि 10 साल के बाद एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। अब ये जो पॉलिसी एक्सटेंड होती चली गई, इसके अंदर आने लगे इश्यूज। इश्यूज क्या आया, ध्यान से समझना गाइस प्लीज, इश्यूज आया क्या यहाँ पे। इट्स गाइस प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये स्पीकिंग सेशन नहीं है यार। अब मैं हर किसी को अगर इसमें अनम्यूट करूंगा, अमितेश आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, रिदम खराब हो जाएगी पूरी की पूरी। सबको रिजर्वेशन पे कुछ ना कुछ बोलना इधर, इसीलिए ये टॉपिक्स बड़े इशू बन जाता है यार। इशू क्या आई, सबसे पहले इशू आई पॉलिटिसाइजेशन। सेकंड इशू आई कुछ जातियां बोल रही थी कि हमें इंक्लूड नहीं किया गया, लैक ऑफ इंक्लूजन। एक और इशू आई रॉन्ग इंक्लूजन्स, कि गलत इंक्लूजन हुआ है, इन लोग का डेवलपमेंट हो चुका है फिर भी अब इनको रिजर्वेशन दी जा रही है, इनको बाहर हटाया जाए। जैसे आप में से 3 स्टूडेंट ने भी मुझे कुछ यही बोला कि जिन जिनका डेवलपमेंट हो चुका उन्हें निकाल दिया जाए रिजर्वेशन पॉलिसी से, ताकि कुछ और कास्ट है जो उसका बेनिफिट ले सके। सो नाउ द पॉइंट हैपेंस इज व्हाट, कि किस तरीके से इश्यूज आने लगे यहाँ पे। अब इन इश्यूज को टैकल करना आज अपना मुद्दा है। रिजर्वेशन है क्या, इसका गोल क्या है, और रिजर्वेशन की पॉलिसी किस हद तक काम आई, और अगर कुछ शॉर्टकमिंग्स है, व्हाट कुड बी ए एमिकेबल वे फॉरवर्ड बाय कीपिंग इनटू अकाउंट द डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। Reservation का goal was for the upliftment of the lower caste, but the policy has not worked as it was envisaged. Problems क्या है पॉलिसी में? सबसे पहली चीज, एक स्टेटमेंट देता हूं, ध्यान से सुनना, 2-3 स्टेटमेंट में पूरा का पूरा मुद्दा क्लियर हो जाएगा। The reservation policy of India is more based on historical wrongs than on empirical realities. वापस रिपीट कर दे रहा हूं, the reservation policy of India is more based on historical wrongs than on empirical reality. इस पूरी पॉलिसी में इशू क्या है? सबसे पहला इशू पूरा का पूरा हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है। मतलब आज एम्पेरिकल रियलिटी को ये प्रॉपर तरीके से इग्नोर कर रहा है। मतलब वो जो लोअर कास्ट जिन्होंने हिस्टोरिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस की, आज भी ये पॉलिसी ये मान के चल रहा है कि वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, डिस्पाइट उनमें से बहुत सारी कास्ट ने रिजर्वेशंस के बेनिफिट्स उठाए और शायद अब वो डिस्क्रिमिनेट नहीं, खुद डिस्क्रिमिनेटरी कास्ट बन गई है। लेकिन हम ये एम्पेरिकल फैक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं पूरे के पूरे पॉलिसी के अंदर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हिस्टोरिकल रॉन्ग्स पे चल रहा है पूरा पॉलिसी। जो कास्ट बढ़ भी गई आगे, उनको भी हम निकालने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा अरे नहीं इतिहास में इनका शोषण हुआ है। सेकंड, जो पार्टी इंडिया में रूल की है ना, हर किसी ने इस इशू को पॉलिटिसाइज किया है, हर पार्टी ने इसको पॉलिटिसाइज किया है टेक्निकली। कैसे? हमने थोड़े टाइम पहले बहुत क्लियरली देखा था कि कास्ट और पॉलिटिक्स की काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इंडिया के अंदर। पॉलिटिसाइजेशन के अंदर एक स्टेटमेंट दे देता हूं मैं आपको बहुत क्लियरली। द स्टेटमेंट गोज लाइक दिस, द पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन इज सुपर इम्पोज्ड ओवर सोशियोलॉजी ऑफ रिजर्वेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट, द पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन इज सुपर इम्पोज्ड ओवर सोशियोलॉजी ऑफ रिजर्वेशन। कि रिजर्वेशन के मामले में जब भी हम डिबेट करते हैं, जब भी हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिक्स ज्यादा स्ट्रांगली उसे इन्फ्लुएंस करती है डिबेट को, ना कि सोशल एस्पेक्ट उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये 2 स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आपको पूरे के पूरे रिजर्वेशन की कहानी समझाते हैं।
कि पूरा का पूरा डेटा इस पॉलिसी को आज भी चलाने के लिए 2023 में भी ये पॉलिसी पुराने डेटा के बेसिस पे चलती है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे चलती है। पूरी की पूरी पॉलिटिसाइज होने के कारण होता यह है कि कास्ट एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है पॉलिटिक्स का, तो कास्ट बेसिस इलेक्शन जब होते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट रेडी टू टेक स्टेप्स टू चेंज द रिजर्वेशन पॉलिसी। वो लोग रेडी ही नहीं है इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए, क्योंकि वोट बैंक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अब जब पूरी की पूरी वोट बैंक इन्फ्लुएंस हो जाएगी तो नोबडी इज गोइंग टू टेक रिस्क। शायद आप भी उस जगह होते हैं या मैं भी उस जगह होता, तो कहीं ना कहीं वी वुडंट हैव टेकन दोस डिसीजंस एज सच कि शायद मेरे पॉलिटिकल पार्टी के वोट इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उससे। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन इज सुपर इम्पोज्ड ओवर सोशियोलॉजी ऑफ रिजर्वेशंस। और एक सुनो, पॉलिटिक्स के नीचे whenever the election takes place, all the political parties are in race to announce that they would provide reservation to such and such number of people, right? जब जब इलेक्शंस होते हैं तब तब एक नया पूरा का पूरा एक पॉलिसी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उस पर्टिकुलर रेस के अंदर, दे स्टार्ट अनाउंसिंग वी विल प्रोवाइड दिस रिजर्वेशन टू दिस पर्सन, दिस पीपल, दिस कास्ट और दिस एस्पेक्ट। मतलब आपने पॉलिटिक्स पे रिजर्वेशन दी है, यहाँ पे आपने जात को सिर्फ यूज किया है, वो जात कहीं ना कहीं, कास्ट कहीं ना कहीं स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है उस पॉलिसीज को, पॉलिटिक्स ज्यादा इन्फ्लुएंस करती जा रही है आपके रिजर्वेशन देने या नहीं देने के डिसीजंस को। और अब मानते हैं कि अगर ये दोनों एस्पेक्ट चल रहे हैं तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल इन दोनों के कारण कि हमारी रिजर्वेशन पॉलिसीज डेफिनेटली उस लेवल पे नहीं अचीवमेंट रखेगी जो शायद बी आर अम्बेडकर जी ने सोचा था कि शायद रिजर्वेशन से ये हो जाएगा। डिस्पाइट द रिजर्वेशन पॉलिसी वाज bought with noble aims, the policies failed to yield result in India and it failed to empower the lower caste because of these two factors. ये दो फैक्टर बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। चांसेस ऑफ रिजर्वेशन इज लेस, बट अगर आता है तो ये दो से कितनी स्ट्रॉन्ग एक डिबेट बेस्ड डिबेट दे पाओगे आप आंसर्स में कि ये दोनों चीज किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी पॉलिसीज। मैंने इसी लेवल पे एक स्टेटमेंट अभी यूज किया कि इट फेल्ड टू एम्पावर द लोअर कास्ट। क्या ये सच है? 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एम्पावरमेंट नहीं हो पाया लोअर कास्ट का। हमें जो दिखाई देता है वो ये हुआ कि इट led to creation of lower caste का empowerment नहीं हुआ। At the best what reservation policy in India did was some of the lower caste now became the part of elites. कुछ lower caste जो है इस रिजर्वेशन का फायदा उठा के elite बन गए। कास्ट खत्म नहीं हुई, वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ, वो अनटचेबिलिटी के साथ प्रैक्टिसेस खत्म नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ कास्ट को इन्होंने elite बना दिया। ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन का एक बहुत ब्रॉड बेसिस पे अगर हम देखें तो ये रहा। बट सर्टेनली इसी रिजर्वेशन के चलते कुछ लोअर कास्ट जो है आज एटलीस्ट इक्वल स्पेसेस पे डिबेट कर पा रही है विद द पीपल with whom they were not even allowed to interact. So reservation did lead to improvement in the lower caste, but however, at the best, their improvement is restricted to making certain lower caste as elite caste. As within lower caste, कुछ ही lower caste ने इस रिजर्वेशन को यूज किया और उस पे मोनोपोली कर ली अपनी, and majority of the lower caste remained outside. एक मीना इज अ वेरी गुड एग्जांपल, बट रिमेंबर वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, बट हाँ एग्जांपल के तौर पे आप यूज कर सकते हो कि आप एक आईएएस आईपीएस कॉलोनीज में जाओ, मीना ने स्ट्रॉन्ग तरीके से रिजर्वेशन को यूज किया है और उसका फायदा उठाया जो उनको मिली रिजर्वेशन सरकार से। मीना ने मिसयूज नहीं किया, उनका फायदा उठाया जो उन्हें पॉलिसी मिली, और आज डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे है वो। तो ऐसा नहीं है कि मीना ने कुछ मिसयूज कर लिया, सरकार ने रिजर्वेशन दी और इसने पूरी यूज की। लेकिन ऐसी बहुत सारी जातियां मिल जाएगी आपको, जन मिल जाएंगे आपको जिन्होंने कास्ट रिजर्वेशन को कभी यूज ही नहीं किया, बिकॉज़ दे वर नॉट इवन अवेयर ऑफ सच पॉलिसीज। सो प्लीज मेक श्योर कि किस तरीके से रिजर्वेशन कुछ सेलेक्टेड लोअर कास्ट को बेनिफिट कर रही है। तो मुद्दा फनल डाउन करके यहां पहुंच जाता है कि बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिजर्वेशन का। और अब हमारा गोल क्या था रिजर्वेशन पॉलिसी का? रिजर्वेशन था लोअर कास्ट की अपलिफ्टमेंट, और रियलिटी में हुआ क्या? अपलिफ्टमेंट ऑफ सर्टेन कास्ट। तो जब वो गोल फुलफिल नहीं हुआ तो लोगों ने अब डिबेट छेड़नी स्टार्ट कर दी कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी फेल कर गई। यहां तक पूरी कनेक्टिविटी बनी हुई है रिजर्वेशन पॉलिसी में जो डिस्कस किया अभी तक, कि जब ये गोल अचीव नहीं होने लगा तो कुछ लोग खड़े होकर ये बोलने लगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी खराब है, इसे हटाओ, फेल कर गई, इसे हटाओ। अब ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो रिजर्वेशन के बाहर थे। ये एक्चुअली वो लोग थे जो रिजर्वेशन से बाहर खड़े थे। अब कहां पे खड़े हैं ध्यान से समझना। बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला ये होनी चाहिए, ये हो गई, लेकिन कुछ फैक्टर्स इस तरीके से चले कि इसका इंपैक्ट टोटल एम्पावरमेंट नहीं कर रहा था लोअर कास्ट का, कुछ सेलेक्टिव एम्पावरमेंट कर रहा था। इस सेलेक्टिव एम्पावरमेंट करने के कारण कुछ वॉइसेस इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए और बोलने लगे रिजर्वेशन को हटाओ इधर से। और ये मेजर वॉइसेस कहां से आ रही थी? जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब जो नॉन रिजर्व कैटेगरीज है। आप में से बहुत लोग होंगे, मैं भी एक उसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। तो वी स्टार्टेड कि नहीं, इसको तो हटा दो यहां से। आर्गुमेंट इनका क्या था? इनका आर्गुमेंट ये था कि साहब देखो अब सर्कमस्टेंसेस बदल चुके हैं, अब इनको इतनी इतनी फैसिलिटीज मिल रही है। इनके एग्जांपल ये देने लगे कि देखो ये कास्ट जो है बेनिफिट कर रही है, इन्होंने मोनोपोलाइज कर ली है गवर्नमेंट सर्विसेज को, हमारा परसेंटेज गिरता चले जा रहा है और इसके कारण ये रिजर्वेशन पॉलिसी खराब है, अब ये रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। एक काउंटर वॉइस जो चल रही थी वो है कि रिजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए बट इसको चेंज करो। दो वॉइसेस साथ में चल रही है। क्यों? सीन यहां पे है, इसके अगेंस्ट में दो वॉइसेस खड़ी है आज। एक बोलता है रिजर्वेशन को हटाओ, बिकॉज रिजर्वेशन के कारण पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा पॉपुलेशन की, जितनी तादाद पॉपुलेशन की जो लोअर कास्ट की उससे ज्यादा रिजर्व हो चुकी है। तमिलनाडु के अंदर केस पेंडिंग पड़ा कि 50% की रिजर्वेशन दी हुई है उधर। सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है 69% तक रिजर्वेशन हो सकती है। अब इनका आर्गुमेंट ये था कि साहब देखो टोटल रिजर्व पॉपुलेशन आप एससी एसटी की लेते हो तो 15% के आसपास, 7.5 के आसपास, तो आती है 22 से 23%, 25 मान लेते हैं। 25% रिजर्वेशन होनी चाहिए ना फिर मैक्सिमम। अब उसके अंदर आपने वुमेन रिजर्वेशन दी, उसके अंदर आपने और 10 एस्पेक्ट्स की रिजर्वेशन दी, ईडब्ल्यूएस सबको मिलाऊं तो 50% पहुंच जा रही है रिजर्वेशन। तो अब ये बोलते हैं कि जनरल कैटेगरी की रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली बढ़ ही नहीं पा रही है उसके अंदर, बिकॉज 50% सीट सुधर जा रही है। एक आर्गुमेंट नहीं था। दूसरा आर्गुमेंट इनका क्या है कि साहब देखो कि जनरल कैटेगरी वाले की सीट एक रिजर्व कैटेगरी वाला ले सकता है अगर उसके स्कोर्स उसके बराबर आए। तो यूपीएससी में कई बार आपने देखा होगा कि रिजर्व कैटेगरी अगर जैसे होता क्या यूपीएससी में बता दे रहा हूं, समझा देता हूं
कि आप एक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन आप पीटी मेंस इंटरव्यू फाइनल रैंकिंग दैट इज व्हाट सबको जनरल कैटेगरी के स्कोर में कट करते चले गए, तो आप जनरल कैटेगरी कंसीडर किए जाओगे, रिजर्व कैटेगरी नहीं कंसीडर किए जाओगे। नहीं, तीना दाबी नहीं थी, गलत। फैक्ट्स करेक्ट करो अपने सब कोई पहले। तीना दाबी रिजर्व कैटेगरी से आई थी। क्यों? पीटी के अंदर 92 या 93 कट ऑफ था उनका, रिजर्व कैटेगरी के कारण पीटी में सेलेक्ट हुआ था उनका। एक बार रिजर्वेशन का लग गया होता तो फिर वो पूरा प्रोसेस में रिजर्वेशन रहेगी। ठीक है, प्लीज मेक श्योर एकदम करेक्ट फैक्ट लिखना पेपर में जब लिखो। ऐसा फंडा चलता है। तो इन लोगों ने बोला कि साहब देखो, रिजर्व कैटेगरी वाला तो जनरल कैटेगरी का जॉब ले पा रहा है, लेकिन जनरल कैटेगरी वाला तो रिजर्व में जा नहीं सकता है, ये बंद करो। तो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनके ग्रीवेंसेस थे, ये खत्म करना चाहते थे रिजर्वेशन। अब एक और मत बोलता है कि नहीं नहीं रिजर्वेशन जरूरत है, बट इसको चेंज करनी पड़ेगी हमें। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यहां से आता है कि आज भी बहुत सारे लोअर कास्ट का शोषण हो रहा है, वो एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, कुछ लोगों ने मोनोपोलाइजेशन कर दी है, तो अब इसे चेंज करो, हम साथ खड़े हैं। अब बहुत सारे जनरल कैटेगरी वाले लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और आधे बहुत सारे लोग इधर है भी जनरल कैटेगरी वाले एब्सोल्युटली सपोर्ट भी करते हैं कि वी सपोर्ट द रिजर्वेशन पॉलिसी, बट दिस रिजर्वेशन पॉलिसी हैज टू बी चेंज्ड। सब कोई मेरे साथ यहां तक। तो हमने स्टार्ट किया था रिफॉर्म से, बी.आर. अंबेडकर से, रूट ऑफ रिजर्वेशन, फिर गोल ऑफ रिजर्वेशन, हाउ इट ऑपरेटेड इन इंडियन हिस्ट्री, और इस ऑपरेशन के कारण दो डिबेट आती है, एक डिबेट इसके अगेंस्ट में है, एक डिबेट इसके फॉर में है, बट चेंज चाहिए इन्हें। अब ये वाला पॉसिबिलिटी तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज वुड बी वाइप्ड आउट, एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर तो नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये बहुत बड़ा रीजन है, पॉलिटिसाइजेशन रहेगा रिजर्वेशन का। दूसरा फैक्चुअल रीजन भी है क्या, कि शायद लोअर कास्ट ने अभी तक उसके रिजर्वेशन के फ्रूट्स प्रॉपर तरीके से मिले नहीं है। जो आप में से कुछ स्टूडेंट ने भी बोला था कि नहीं अभी तक शायद इसका गोल या एम फुलफिल नहीं हुई है, और जब तक सोशल जस्टिस या वो डेवलपमेंट का रोल फुलफिल नहीं होता, इसको हटाना शायद और ज्यादा इशू क्रिएट करेगा। तो ये डिबेट खत्म हो गई, क्वेश्चन आके रह गया यहां पे, सबको यहां तक क्लियर है ना? अब क्वेश्चन आता है चेंज करना है, चेंज कैसे किया जाए? अब सबको एग्री करते हैं ठीक है चेंज करना है, और चेंज करना जरूरी भी है। शायद लोअर कास्ट भी इसके लिए एग्री कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी भी इसके लिए एग्री कर रहा है, बोथ वांट्स चेंज होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चेंज के अगेंस्ट में वो खड़े हैं जो इनके अभी एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि शायद हम बाहर हो जाए, बट मेजर ओपिनियन स्टेज इन चेंजिंग। अब इधर आते हैं सेवरल सजेशंस। पहला आता है एग्जांपल ओबीसी से, अच्छे से समझते जाना। पहला सजेशन जो दिया जाता है कि जस्ट लाइक ओबीसी के अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होती है, ओबीसी के अंदर जैसे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, वैसा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी लगाया जाए। क्लियर विद दिस? कि वो इस ओबीसी से इंस्पायर होकर बोलते हैं कि भैया अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आप जो रिजर्वेशन दे रहे हो, इकोनॉमिक क्राइटेरिया यूज कर रहे हो आप, कास्ट के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी। एक तो बैकवर्डनेस सोशल भी होनी चाहिए कास्ट के बेसिस पे, साथ ही साथ में वो सोशल बैकवर्डनेस के साथ यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी होनी चाहिए। तो 8 लाख के ऊपर अगर आप पैसा कमाते हो, तो चाहे आप अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करो, आप रिजर्वेशन नहीं मिलेगी जॉब में, वो 27% के अंदर। This is what one suggestion is. Apply the same criteria of OBC in scheduled caste and scheduled tribe reservations as well. मैं ट्राइब भी इधर पुट अप कर दे रहा हूं ताकि होलिस्टिकली वो रिजर्वेशन का इशू कंप्लीट रहे। सेकंड ओपिनियन आता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला एक रिजर्वेशन केस पे कि द बैकवर्डनेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट, सॉरी सोशल बैकवर्डनेस ऑफ इन इंडिया इज बेस्ड ऑन नैरो परसेप्शन ऑफ कास्ट। कोर्ट बोल रहा है कि हमारा जो सोशल बैकवर्डनेस का अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ा नैरो है, क्योंकि हम सिर्फ कास्ट को सोशल बैकवर्डनेस मान के चलता है। अब इससे इंस्पायर होकर एक सजेशन आता है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, इस लाइन इस जजमेंट से इंस्पायर्ड होकर एक सजेशन आता है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगा दो, पुट द रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। क्यों? ये लोग इस जजमेंट को कोट करते हैं कि कोर्ट खुद मानते हैं कि हमारा सोशल बैकवर्डनेस का अंडरस्टैंडिंग सिर्फ नैरोली कास्ट पे डिटरमाइन किया जा रहा है। यहां तक सबको समझ में आया? अब इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर आपकी लोअर कास्ट होती थी पहले जमाने में, आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर वो आपका हर्डल बनती थी, चाहे वो एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, फैमिली हो, मैरिज हो, इंटरेक्शन हो, एक्सेट्रा। जितने आपकी पूरी लाइफ थी, हर किसी के अंदर लोअर कास्ट होने के कारण आपको कहीं ना कहीं कुछ हर्डल्स का शिकार होना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है उस टाइम सोशल बैकवर्डनेस कास्ट से ही डिटरमाइन की जानी चाहिए, बिकॉज यही है जो आपको सोशली बैकवर्ड कर रहा है। क्लियर गाइस? क्लियर और नॉट? टुडे अगर आप पुअर हो सोसाइटी में आज, तो आपकी हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, स्किल्स एक्सेट्रा हर चीज इंपैक्टेड होती है कि नहीं? कि आज अगर मैं पुअर हो जाता हूं तो मेरी शायद हर किसी के अंदर एक्सेस कम हो जाती है। तो अब मेरे पास अगर स्किल्स नहीं है या एजुकेशन नहीं है, तो उसका मूल कारण क्या बन रहा है? पॉवर्टी। इस पॉवर्टी के चलते शायद उस 3 इडियट्स के अंदर राजू रस्तोगी की बहन की शादी नहीं हो रही थी, याद है? डॉरी चाहिए था।
इसी पॉवर्टी के चलते बहुत सारे लोग स्किल अक्वायर नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो शायद हेफ्टी फीस नहीं पे कर सकते या एजुकेट नहीं कर सकते, चाइल्ड लेबर करना पड़ता है, राइट है। इसी पॉवर्टी के कारण शायद मैं एक हेल्थ बेनिफिट्स नहीं ले पाता हूं, और इसके कारण आप देखते हो कि कैसे हेल्थ के कारण फैमिली एक डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जाती है और बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर या फिर सुसाइड जैसे भी शिकार होने पड़ते हैं उन्हें, राइट है। सारे फैक्ट से बता रहा हूं मैं आपको कि बैकवर्डनेस समझे तो सही क्या होती है। पॉवर्टी इज मोर कॉन्टिग्युअस देन पोल्यूशन टुडे, ये ज्यादा पोल्यूटिंग है आज। तो शायद आपका कास्ट बहुत ऊपर हो सकता है, लेकिन अगर आप उस अपर कास्ट में भी हो और पुअर हो तो शायद आपको सोशल बैकवर्डनेस का शिकार होना पड़ेगा, बिकॉज द सोशल बैकवर्डनेस टुडे इज नॉट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, द सोशल बैकवर्डनेस टुडे इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, स्किल्स, डेवलपमेंट, हेल्थ, वेलबींग, राइट। तो क्या समझ में आया अब ये सेकंड डिबेट कहां से निकल रही है। ये लोग बोलते हैं कि टेक्निकली कास्ट से बैकवर्डनेस देखना नैरो होगा। आज अगर बैकवर्डनेस देखनी है तो वो इकोनॉमिक क्राइटेरियाज पे ज्यादा बेहतर से दिख सकती है, बिकॉज आज की आपकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग डिटरमाइन करती है आप कितना पढ़ोगे, आप कौन से लेवल तक पढ़ोगे, क्या जॉब करोगे, क्या काम करोगे, या फिर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो आज बैकवर्डनेस कास्ट से नहीं आ रही है, और जब कास्ट से नहीं आ रही है तो आप रिजर्वेशन कास्ट पे दे क्यों रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पे दो। तो सेकंड जो सजेशन आया इकोनॉमिक क्राइटेरिया, क्यों आया वो समझ में आया। तो ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले अपने मत को जस्टिफाई कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स पे होना चाहिए। तो दो ब्रॉड ओपिनियन अभी आपकी थियरीज में आपके पास है। एक बोलता है कास्ट को स्ट्रॉन्ग, कास्ट ही बैकवर्डनेस होना चाहिए, लेकिन उस कास्ट में कुछ एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया डाल दो, कास्ट के अंदर इकोनॉमिक्स। एक बोलता है कंप्लीटली इकोनॉमिक्स के बेसिस पे करो, जिसका एक छोटा छोटा सा उदाहरण आपको दूं तो आपको रिसेंटली मिलता है ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के अंदर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक रिजर्वेशन दी गई है, ईडब्ल्यूएस जो आपके यूपीएससी में भी है। इन दोनों क्राइटेरिया के ऊपर पूरी डिबेट है, लेकिन दोनों में एक कॉमन जो है वो है इकोनॉमिक्स। एक कास्ट के अंदर इकोनॉमिक्स, एक सिर्फ इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए। आपकी स्टैंडिंग के बेसिस पे आपको रिजर्व दो, अगर आप पुअर हो तो आपको रिजर्व कैटेगरी मिलनी चाहिए। अब मेरा सवाल यह है, क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया डिटरमाइन करता है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी या नहीं। लेट्स टेक द सेकंड सजेशन। तो लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल एक लोअर कास्ट है जो हाई क्लास से बिलोंग करता है, पैसा बहुत है इसके पास। अगर इस इकोनॉमिक को हम सही मान के चलें कि इकोनॉमिक्स डिटरमाइन कर रही है आज आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी कि नहीं, पॉवर्टी इज मोर कॉन्टिग्युअस देन पोल्यूशन, और आपकी सोशल बैकवर्डनेस इससे डिटरमाइन की जाएगी, तो ये लोअर कास्ट अगर हाई क्लास से बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली कैन यू से दिस कि ये लोअर कास्ट की हाई क्लास होने के कारण इसको कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। बिकॉज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ क्यों की जा रही है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो। ये क्लास का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। कैसे सर, प्रूव कैसे करोगे? प्रूव कर देता हूं। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बार बोला था कि आई एम बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड इन जुडिशरी बिकॉज ऑफ माय कास्ट। बाप रे, इतना बड़ा स्टेटमेंट। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, छोटा मोटा हाई कोर्ट नहीं। वैसे हाई कोर्ट कोई सा भी छोटा मोटा नहीं होता है गाइस, हाई कोर्ट होता है। स्टेट छोटा हो सकता है, कोर्ट छोटा नहीं होता। अगर इस लेवल के लोग अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, भैया उनकी क्लास तो बहुत स्ट्रांग थी, सक्षम थे, अंबानी नहीं हुए तो क्या हुआ, सक्षम थे, बट फिर भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुआ। इसका मतलब क्या है कि सोशल बैकवर्डनेस कैन नेवर बी ओनली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर टू यू? प्लीज रिपीट करूं? चलो, मैं आपसे सिर्फ ये दो सजेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे सेकंड सजेशन कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों? ये लोग बोलते हैं सिर्फ इस क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन दो, कास्ट को बाहर निकाल दो। लेकिन अब मुद्दा ये है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया वालों के साथ, पुअर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लेकिन ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगा के कहीं पे भी हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर पाएंगे क्या? क्योंकि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो इसलिए हो रही है क्योंकि वो जात के बेसिस पे हो रही है। जैसे मैंने मद्रास चीफ जस्टिस का एग्जांपल दिया कि किस तरीके से वो पैसे में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती उनके हिसाब से, लेकिन उनकी कास्ट के बेसिस पे वो मानते थे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो अगर सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया यूज करो तो कोई सजेशन मत देना अपने आंसर के अंदर। सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया तो कभी भी नहीं किया जा सकता है, इसकी ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन हो सकती है। Caste should still remain the basis of reservation, but at the best what needs to be introduced is the economic criteria within the caste system. Merely putting up reservation on the basis of, ध्यान से सुनना, merely putting up reservation on the basis of economic criteria may resolve the grievances of general categories or upper caste, but would not lead to death of caste discrimination. क्योंकि वो लोअर कास्ट के लिए आज भी डिस्क्रिमिनेटरी होगा, क्योंकि उनकी डिस्क्रिमिनेशन पैसों से नहीं, जात से हो रही है उधर उनकी। और हमारा मुद्दा रिजर्वेशन से कास्ट को खत्म करना था, वो नहीं हो पाएगा। और अगर वो नहीं हो पा रहा तो ये भी रिजर्वेशन क्यों देनी है, पूरी हटा दो। भाई समझ में आया ना यार? बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू को मैंने अभी तक घुमा के बिना कोई कंट्रोवर्सी फ्री रखा है, ठीक है। अब आते हैं थोड़े से कंट्रोवर्सी पे। कास्ट में ही कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो कहां होगी? वादा है मेरा, तुम्हें इशू खत्म होने के बाद लगेगा भी नहीं कि इशू कभी कंट्रोवर्शियल था क्या तुम्हारी लाइफ में। दो सजेशन, इन दोनों में पहला सजेशन सही लगता है। कास्ट भी रखो, लोअर कास्ट को रिजर्वेशन देनी है, लेकिन इसमें पैसों का क्राइटेरिया डाल दो कि अगर ये कोई क्रीमी लेयर में है तो उस लोअर कास्ट को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। लेकिन तुम आईएएस बनोगे, तुम पॉलिसीज बनाओगे, आईपीएस बनोगे, आईआरएस बनोगे, वो पॉलिसी कभी भी सजेस्ट नहीं करनी चाहिए
सिर्फ वो पॉलिसी नहीं सजेस्ट करनी चाहिए जो शायद पता है तुम्हें इंप्लीमेंट नहीं होगी। अब कास्ट इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड है कि ऑलमोस्ट कोई भी सजेशन एज ऑफ नाउ तो लगता है कि डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करना है, बट इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सजेशन जो दिखाई देता है ये पर्टिकुलर सजेशन। लेकिन अब अगर मैं तुम्हें पूछूं ये सजेशन, तो तुम में से 3 लोगों को मैंने पूछा, तीनों ने बोला ना मुझे, ऑलमोस्ट तीनों ने बोला कि इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। मैंने दोनों इकोनॉमिक्स डिबेट को बहुत सिंपलीफाई करके इधर समझा दिया कि कौन सा स्टैंड तुम्हें लेना चाहिए जो तुमने लिया है ऑलरेडी। तो यार यूपीएससी में हमें फाइनली स्कोर करना है ना फिलहाल, तो रिजर्वेशन पॉलिसीज तो तब चेंज करोगे जब सिस्टम में आओगे। और क्या तरीका है? एक सजेशन देता हूं, आप बताना कि ये सजेशन कैसा है। लिखूंगा नहीं, सजेशन गोज लाइक दिस। कास्ट को ही क्राइटेरिया रखो रिजर्वेशन का। ध्यान से सुनना, मैं रिपीट तो सेकंड टाइम नहीं करूंगा। ये कास्ट को ही क्राइटेरिया रखो रिजर्वेशन का, लेकिन एक कंडीशन लगाओ। क्या है कंडीशन? कंडीशन ये है कि कास्ट रिजर्वेशन, आई मीन दोज पीपल हु आर कमिंग अंडर रिजर्व्ड कैटेगरीज वुड ओनली एबल टू यूज रिजर्वेशन वंस इन देयर लाइफ टाइम। समझ में आया? एक ही बार रिजर्वेशन यूज कर सकते हो तुम तुम्हारी लाइफ में। बस एक बार ध्यान से सुनते जाना, खत्म नहीं है सजेशन, प्लीज एक बार अच्छे से समझना। अभी मुद्दा क्या होता है, मैं आपको मेरा इंसिडेंट लेके बताता हूं, ध्यान से 5 मिनट चैट बंद कर लो यार। अभी मुद्दा ये है, मैं जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो मैं था जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। मेरा एक फ्रेंड था, आज भी उतना ही क्लोज फ्रेंड है, पोस्टेड हियर इन दिल्ली इटसेल्फ। ही बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिजर्व्ड कैटेगरी जिसका नाम तो मैं नहीं लूंगा। अब अगर ऑन फेस वैल्यू देखें तो दिखता है कि शायद वो ज्यादा एक्सप्लॉइटेड रहा होगा मुझसे, बिकॉज हमारा कास्ट का वो एक इमेज फिट किया हुआ है। अब इसका बैकग्राउंड समझाता हूं मैं तुम्हें। उसके मॉम डैड थे ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स, IFOS दोनों। उसने एजुकेशन की थी IIT मुंबई या दिल्ली, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उसके बाद वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। मेरे डैड 10th भी पास नहीं है, न मुझे कोई ऑल इंडिया सर्विसेज का कुछ ऐसा लाइफस्टाइल मिला होगा। अगर पेरेंटल बेसिस पे देखें तो पिछड़ा कौन था, वो या मैं? शायद अगर मैं कंपेयर करूं, क्यों, उसको बहुत एमिनिटीज मिली होगी अपनी लाइफ में। ऑल इंडिया सर्वेंट्स की फैमिली में रहने का मतलब समझ रहे हो, बहुत सारी आपको एक मेंटालिटी भी मिलती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, कोई एस्पेक्ट्स भी मिलते हैं और बहुत फैसिलिटीज मिलती है। उसी रिजर्वेशन को यूज करके वो दिल्ली IIT या मुंबई IIT से इंजीनियरिंग करता है। मैंने एक नॉर्मल साधारण कॉलेज से पहले में स्टार्टिंग में बीकॉम की। उसमें भी देखें तो एच किसको मिली? उसको मिली क्योंकि उसने उसी कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन का पहला फायदा उठा लिया। मेरे पास नहीं थी शायद वो। तीसरे में सिविल सर्विसेज में मेरे से 80 मार्क्स कम थे, फिर भी वो सिलेक्टेड है, मैं नहीं हूं। रैंक उसकी जो आई, मेरी आती तो मुझे रेलवे पर्सनल सर्विस मिलती जो बॉटम 3 सर्विसेज है, उसको ऑल इंडिया सर्विस मिली। सिलेक्शन भी उसका हुआ, मेरा नहीं। क्यों? कास्ट। रैंक उसकी और मेरी अगर सेम होती तो मुझे बॉटम सर्विसेज मिलती, उसे ऑल इंडिया सर्विस मिल गई। फिर डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हुआ? मेरे साथ। सपोज मेरा रैंक आ जाता, वो पूरा सीन बहुत प्रैक्टिकली समझना है एक चीज। अब इधर हो ये रहा है कि एक कैटेगरी से आपने रिजर्वेशन यूज की, चलो सरकार ने आपको दी, उसने कोई एक्सप्लॉइट नहीं किया सिस्टम को, भाई जो बेनिफिट्स मिले उसको यूज किया, गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है। अब पॉइंट क्या आता है इधर, अगर तुम अपनी रिजर्वेशन को यूज करके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन लगाने की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन लगाऊंगा तो आपको शिक्षा के स्तर पर रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। नाउ दिस इज द पॉइंट कि द रिजर्वेशन शुड बी गिवन वंस टू ऑल द लोअर कास्ट। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। क्यों? कैटेगराइज करना कास्ट को तो डिफिकल्ट है। मैं अगर कलेक्टर बनता हूं तो मैं किस तरीके से समझाऊंगा कि ये कास्ट डेवलप हो गई, ये नहीं हुई, नहीं है डेटा हमारे पास वो, और उसके ऊपर क्यों सजेशन देंगे हम? जब वो डेटा ही नहीं है तो मैं प्रूव कैसे करूंगा मेरी पूरी पॉलिसी को? जब प्रूव नहीं होगी तो वो डिबेट चलती जाएगी सदियों तक। रेदर देन सिंप्लीफाई करो ना आर्ग्यूमेंट कि जिसको रिजर्वेशन दे रहे हो दो आप, सिर्फ शर्त ये रहे कि एक बार रिजर्वेशन मिले। ठीक, एक सजेशन ये आता है। ठीक, दूसरा सजेशन एक देता हूं मैं, लास्ट में नाम बताऊंगा कि किसने दिया ये सजेशन। दूसरा सजेशन ये आता है कि 3 जनरेशंस तक रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। किसी भी फैमिली के अंदर अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको 3 जनरेशन तक रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। इसके पीछे तत्व ये है कि 3 जनरेशंस के बाद में भी अगर आप अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, देन द गवर्नमेंट शुड टेक अ कॉल कि शायद अगर 3 जनरेशंस तक हर स्पीयर में रिजर्वेशन देने के बाद, इफ द रिजर्वेशन इज रिजर्व कैटेगरी वालों का, फिर भी अगर जो पर्टिकुलर फैमिली है, जो लोग रिजर्वेशन यूज कर रहे हैं उधर, इफ दे आर नॉट एबल टू अपलिफ्ट दैट, हाउ डू वी देन लार्जली अपलिफ्ट दीज पीपल? इशू हो जाएगा ये। सो दिस 2 सजेशंस आर द वेज जो शायद आप अपने सजेशन में लिख सकते हो इफ यू एग्री विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। जो सेकंड सजेशन है वो दिया था अमर्त्य सेन ने कि 3 जनरेशंस तक रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। आफ्टर दैट अ पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड दैट कि मान लो मैं एक रिजर्व कैटेगरी में हूं और इस रिजर्व कैटेगरी में अगर मैं हूं तो मुझे 3 जनरेशन तक, मेरे मे बी माय किड्स या मेरे फादर से लेके हमको रिजर्वेशन मिलेगी। लेकिन इन दीज 3 जनरेशंस, दैट इज रफली 30 इयर्स, इवन इफ वी आर नॉट एबल टू अपलिफ्ट आवरसेल्व्स, देन द रिजर्वेशन समथिंग इज वन, जहां पे शायद से पॉलिटिक्स हो रही है, वो अपलिफ्टमेंट का गोल ही नहीं रह गया है।
यहां पे आप रिजर्वेशन को थोड़ा सा टाइम पीरियड तक एक्सटेंड दो, बिकॉज सडनली आप एक बार रिजर्वेशन करते ही थोड़ा सा इशू ज्यादा हो जाएगा इसमें, शायद एक डिससैटिस्फैक्शन आ सकता है लोअर कास्ट के अंदर। तो मे बी 3 जनरेशंस, या अमर्त्य सेन 3 बोल रहे हैं, गवर्नमेंट चाहे तो उसे 2 कर सकती है। 20 years of reservation is not a small amount of reservation. Maybe this could be one where the reservations could largely be given for a particular time span to the families. And in that context, दो चीजें होगी, जो एक ग्रीवेंसेस जनरल कैटेगरी के अंदर बिल्डअप होते जा रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे, बिकॉज जनरल कैटेगरी वुड नाउ बी रेडी कि हाँ यार एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं होगा पॉलिसी का। अगर एक कोई पर्टिकुलर कास्ट या फैमिली इन पर्टिकुलर कास्ट अगर अपलिफ्ट हो जा रही है तो उन्हें निकाल के उन लोगों को दिया जाएगा जिनको जरूरत है रिजर्वेशन। वो जो रिजर्व कैटेगरी में जो इंक्लूड नहीं हो रहा उनके भी ग्रीवेंसेस टैकल हो जाएंगे कि ठीक है अगर ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कोई बात नहीं है, 30 साल के बाद में इनकी रिजर्वेशन, 30 साल मतलब 3 जनरेशन की बात कर रहा हूं, इनकी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी, हमको भी मौका मिलेगा रिजर्व कैटेगरी में आने का, उन लोअर कास्ट का भी उद्धार हो जाएगा शायद। नाउ पॉइंट डिपेंड्स अपॉन यू, विच वे यू वांट टू टेक द डिबेट। ठीक है, कुछ यहां पे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कमेंट में लिखा कि गलत बात है तुम्हारी, ये है इनके संस्कार जो इनको मिले हैं। ठीक है, तुम्हारी, मैं भी आपको आप बोल के यूज करता हूं, पैथेटिक, एब्सोल्युटली पैथेटिक, डोंट इवन वांट टू टॉक टू सच पीपल हियर। अब ये 3 सजेशन में जो आपको सजेशन लगे, दीज 3 सजेशंस जरूर इंक्लूड करना। एक में तो मैंने आपको नाम भी दे दिया, अमर्त्य सेन का ये पॉलिसी है, आई मीन उनका व्यू पॉइंट है कि 3 जनरेशंस तक रिजर्वेशन एक्सटेंड की जाए, एंड आफ्टर दैट इफ दे आर नॉट एबल टू अपलिफ्ट देमसेल्व्स देन इट्स बेटर दे रिमेन अनलिफ्टेड, दैट्स हाउ इट शुड बी। ठीक है, दिस कुड बी वन। अब ये था रिजर्वेशन पॉलिसी, आई होप शायद कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं लगा होगा, बिकॉज बिलोंगिंग टू अ जनरल कैटेगरी आई फेयरली अंडरस्टैंड कि there are the reserved categories people who require reservations for upliftment. But being a general category, I'm also seeing that there are certain people who are misusing the reservation policies and getting all the benefits. Somehow, जब पॉलिसी ही रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है तो डेफिनेटली उसको राइट लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जनरल कैटेगरी का भी वही ग्रीवेंसेस है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी में आ रहे हैं जो बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं उनका भी वही ग्रीवेंसेस है। जनरल कैटेगरी शायद कभी भी ये नहीं चाहेगा कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए अनटिल एंड अनलेस अगर पर्सनली कुछ इशू है तो। मेरे से बड़ा पर्सनल इशू तो तुम्हारा होगा ही नहीं, एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया अभी तक तुमने, तो रिजर्वेशन क्या है शायद थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा समझने में, बट स्टिल प्रैक्टिकल टाइम से अगर देखो तो अभी भी लोअर कास्ट को रिजर्वेशन की जरूरत तो है, जो मोनोपोलाइजेशन है वो खत्म कर देनी चाहिए हमें। दिस वाज रिजर्वेशन which I believed have at least given you those practical approaches. You can use Amartya Sen's understanding, or you can use the concept of EWS reservations, or you can even use the concept of not having the reservation. The paper is yours, the career is yours, the presentation will be yours. जो मना है वो यूज करना। ठीक है, I'll take just doubt। ठीक है guys, this was it from my side। 20 minutes तक मैं डाउट लूंगा, then I'll wind it up, not more than 20 minutes। गाइस मैंने कुछ लोगों को अनम्यूट किया है, प्लीज आप एक एक करके फटाफट बोलोगे तो चलेगा। सुभाष करेंगे। हाँ सुभाष, आपने 4 पॉइंट बताया था ऑलरेडी, और आप बार बार यही सवाल हर कोई मुझसे पूछते हो। मैंने बोला था 25 मिनट लगा के एक आंसर लिखो, पहले दिन ही क्लास में बताया था मैंने। ठीक है, एक काम, हाँ ब्रेनस्टॉर्म के लिए व्हाट कर रहे हो ना, ऐसे जान वर्किंग प्रोफेशन हूं सर।